वेलकम बैक। हम जो ये टॉपिक्स पढ़ रहे थे, कल तक हमने जो टॉपिक पढ़ा था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसका जब मैंने आपको बैकग्राउंड दिया था तो वहां मैंने आपको ये बताया था कि जब अकाउंटिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं तो उसमें एक बहुत जरूरी बात ये महसूस हो रही थी कि यूनिफॉर्मिटी हो, सब लोग अकाउंटिंग एक जैसी करें। ऐसा नहीं है कि एक बंदा एक तरीके से अकाउंटिंग करेगा, दूसरा बंदा दूसरे तरीके से अकाउंटिंग करेगा। तो इस चीज को लेते हुए क्या आ गए, द कंसेप्ट ऑफ गैप्स केम इन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो कुछ रूल्स बना दिए गए कि ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे, ये एजम्पशंस फॉलो की जाएगी जब भी अकाउंटिंग की जाएगी। और वो जो बेसिक रूल्स बना दिए गए, उन्हीं रूल्स को बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। मतलब आप समझ लो अकाउंटिंग लैंग्वेज के ये बेसिक रूल्स है जो आपको फॉलो करने होंगे अकाउंटिंग करने के लिए। इन्हीं को गैप्स बोलते हैं। और इन्हीं गैप्स की बेसिस पे क्या है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर कोई कंट्री अपने अपने बनाते हैं। और इसी के बेस पे हमने फिर देखा था इंटरनेशनल लेवल पे आईएफआरएस बना दिए गए। तो ये एक बेस बन गए उन स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए। तो उनके लिए गाइडेंस भी इन अकाउंटिंग कंसेप्ट से मिली। और वहां पे क्या होता है, वो थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कल हमने हमने एएस इंड एस का आईएफआरएस का लिस्ट देखा था इन्वेंट्रीज को लेके। इन्वेंट्रीज में फिर क्या इश्यूज आएंगे, इंटेंजिबल एसेट्स में क्या इशू आएंगे, डेप्रिसिएशन में क्या इशू आएगा, वो कंस्ट्रक्शन क्वार्टर्स में क्या। तो वो डिटेल में उनके ऊपर गाइडेंस थी। बट ओवरऑल जो बेसिक अकाउंटिंग होगी वो इन रूल्स के हिसाब से होगी। फिर जहां पे स्पेसिफिक इशू होगा वहां पे उसके लिए स्टैंडर्ड इशू किया जाएगा। अदरवाइज बाकी जो नॉर्मल पैरेलल्स में होगा उसके लिए स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। दैट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ दीज अकाउंटिंग एजम्पशंस व्हिच वी कॉल एज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ठीक है। तो आज हम टाइम जाया नहीं करेंगे, तो हम सिंपली इन अकाउंटिंग कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ये आपको समझना है कि ये बेसिक रूल है जिनको मद्देनजर रखते हुए हमने अकाउंटिंग करनी है। ये इनकी समरी है। इसमें देखो एंटिटी कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है, एक्रूअल कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न है, कॉस्ट कंसेप्ट है, रियलाइजेशन कंसेप्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियल। यही अकाउंटिंग कंसेप्ट कहलाए जाते हैं, प्रिंसिपल्स कहलाए जाते हैं, कन्वेंशंस कहलाए जाते हैं, fundamental assumptions on the basis of which your accounting is being done। स्टैंडर्ड्स इसके बाद वाली बात है। सिलेबस में भी इन्होंने वैसे ही रखा था, पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन देन स्टैंडर्ड्स। मैंने स्टैंडर्ड्स पहले कराए थे बिकॉज मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट का लेक्चर ऑलरेडी शेयर किया था। फिर ये महसूस हुआ कि क्या पता बच्चों को ऐसा लग रहा है कि यार सर तो सिलेबस पूरा नहीं करा रहे 10+2 लेक्चरर के लिए। तो मैंने कल बोल डाला था कि क्या आप इसके लिए भी लेक्चर चाहते हो अलग से, और उसमें मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि सर हाँ इसके लिए भी लेक्चर अपलोड अलग से कर दीजिएगा। तब जाके मैंने इसके लिए लाइव लाया, अदरवाइज ये ऑलरेडी हमने कवर कर दिया था, नॉट फॉर 10+2 लेक्चर बट 11th क्लास के लिए। ठीक है, हम डायरेक्टली कंसेप्ट पे आते हैं क्योंकि आपके लिए जो क्वेश्चन भी आएगा वो कंसेप्ट में किसी कंसेप्ट पे आएगा। और वो ड्यूरिंग द लेक्चर ही मैं आपको बताऊंगा इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है जिसका आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो है उसका नाम है एंटिटी कॉन्सेप्ट, या उसका दूसरा नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या आप में से मुझे कोई साथी बता सकता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? नोट्स That में आपके is साथ शेयर करूंगा, उसकी टेंशन मत लो। जस्ट टेल मी, कोई साथी बता सकता है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? business is separate from owners. बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ऑनर। इसका दूसरा नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बहुत Separately अच्छे constituted. से सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ये? ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है। ये अगर मेरा बिजनेस है और ये मेरा बिजनेसमैन है, ये सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन जो ओनर है इसका, वो सेपरेट एंटिटीज है। मतलब हमने अकाउंटिंग जो करनी है बिजनेस की करनी है, जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस की करनी है, बिजनेसमैन की नहीं करनी है। सर इसका मतलब क्या होगा कि बिजनेस तो ठीक है, बिजनेस अलग है बिजनेसमैन अलग है। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है कोई साथी कि सर यहाँ पे ये प्रिंसिपल की वजह से, इस कंसेप्ट की वजह से हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। अदरवाइज हो सकता था अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो किसी और तरीके से गलती लग सकती है। कोई एग्जाम्पल कोई साथी मुझे देना चाहता है? सर इसलिए हम कैपिटल को लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल?
जब मैं ये पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है, सपोज आरजे गारमेंट्स है। मैंने स्टोर खोला है, शोरूम खोला है, आरजे गारमेंट्स लाल चौक में। ठीक है। अब आप इसके अकाउंटेंट हो, आपको अकाउंटिंग इस बिजनेस की करनी है, आपको इस बिजनेस का देखना है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, आपको फाइनेंशियल पोजीशन इस बिजनेस की बनानी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन की जो आपको देनी है, बनानी है इस बिजनेस की बनानी है। तो इसीलिए जो पूरी अकाउंटिंग आप करोगे, आप इस बिजनेस के एंगल से करो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक साथी ने सही एग्जांपल दे दी कैपिटल की, तो वो आप सब लोगों को पता है। तो मैं टिपिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं इस दुकान पे बैठा हूँ, मैं इस दुकान पे बैठा हूँ, वहां से मुसाफिर आ गया, एक बेगर आया, उसने बोला अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। और मैंने ड्रॉर खोला, और ड्रॉर से मैंने 500 रुपए इसको दे दिए। ठीक है। तो आप मुझे, कोई मुझे इसकी अकाउंटिंग एंट्री बता पाएगा? मैंने ड्रॉर खोला दुकान का, जो ड्रॉर होता है, उसमें से 500 रुपया इस बैगर को दे दिए। आप में से कोई इसकी अकाउंटिंग एंट्री बताएगा? जल्दी बताओ। बेसिक Drawing is to अकाउंटिंग एंट्री है, capital. नए से बताओ दोस्त। Drawing is to capital. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई और साथी बोलता है कुछ और एंट्री हो गई। यार कमेंट मत किया करो, वाई अनम्यूट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा, मैं नाम नहीं देखने वाला हूं। जल्दी बताओ, अनम्यूट करके बताओ, किसी साथी ने लिखा है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आई वांट द क्लास टू बी इंटरैक्टिव। वो तभी होगा जब आप सब लोग बीच में बोलोगे, चुप करके बैठोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। बताओ। तो एक साथी ने मुझे जल्दी बताओ, किसी और साथी को लगता है कोई और एंट्री होगी? जल्दी जल्दी बताओ। अगर 12 13 बच्चे हैं तो बाकी 12 11 का क्या आंसर है? वो ये बोल रहे हैं ड्राइंग टू कैपिटल, वो ड्राइंग टू कैश बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। जल्दी बताओ प्लीज। आप नहीं बोलोगे तो टाइम जाया होगा सबका। जल्दी बोलोगे तो मैं जल्दी आगे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। वही नहीं हुई जल्दी। किसी और को लगता है कोई और एंट्री होगी? किसी और को लगता है कोई और एंट्री होगी? इरम बताओ बेटा। सर आई थिंक इसका ये मत होगा बेगर्स अकाउंट डेबिट, इसको मत पर्सनल रूल का अकाउंट लगेगा। एंट्री नहीं, बताओ दोस्त, एंट्री बताओ। मतलब जो ऑब्वियसली पर्सनल रूल के अगर से हिसाब से हम देखेंगे तो इट्स डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है। तो फिर मैं बेगर का अकाउंट डेबिट होगा। इरम जो हम्म, बोलना चाहती है, तो इरम बोलते हैं ये एंट्री बताओ। बैगर अकाउंट डेबिट टू, जी। टू किसको करेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। और कोई साथी? बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और कोई साथी? 3 हो गए, चौथा मैं हूं, मैं रिजर्व रख रहा हूं अपनी जर्नल एंट्री। 10 वाले बाकी जो है, वो बताओ कौन इसके साथ है, कौन इसके साथ है, कौन इसके साथ है, कौन बोल रहा है कि एक और एंट्री है? जल्दी बताओ दोस्तों। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी ये लेक्चर चाहे लाइव ले रहे हैं, चाहे रिकॉर्डेड सुन रहे हैं, इसको जब भी अपलोड होता है यूट्यूब पे, प्लीज 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 थोड़ा सा टाइम निकालो। आई होप आप सब अभी इसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। तो मैं तो लाइव सेशन एक ले रहा हूं शाम को, बट दिन में थोड़ा सा टाइम निकालो, जितना भी टाइम निकालोगे। मैंने प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पे की लिंक्स
अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, मैं दोबारा उनको शेयर करूंगा। जो बेसिक अकाउंटिंग की है, राइट फ्रॉम जर्नल टू बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, प्लीज फॉर हेवन सेक उनको दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, दोबारा से देखो। आपके सिलेबस में उन्होंने जर्नल लेक्चर ट्रायल बैलेंस नहीं लिखा है। विद दिस एजम्पशन व्हाट आई फील, विद दिस एजम्पशन उन्होंने लिखा है कि आपको ये सब आता है। बट होता क्या है दोस्तों, 11 से लेके ग्रेजुएशन तक, क्योंकि ये 7-8 साल होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन छूट जाता है और हम चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये चीज तो आती है हमें। बट उसमें क्या होता है, आती तो ठीक है, बट जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में रूम टेम्परेचर तो नहीं होता है, घर का एसी वाला माहौल तो नहीं होता है, ठंडा माहौल तो नहीं होता, ऑलरेडी सिर गर्म होता है, तो वहां पे चांसेस आर हाईली लाइकली कि वो चीज अगर आपने अभी नहीं देखी है तो आपका आंसर गलत हो सकता है और आप खुदा ना खास्ता पीछे रह सकते हो। अभी इन्होंने सिलेबस में ऐसी चीजें नहीं रखी है, बट जहां तक मुझे लगता है ऐसी चीजों के बारे में वो पूछेंगे। मैं उनको अलग से इसलिए नहीं करा रहा हूं, सिलेबस बहुत वास्ट है, मैं वो चीजें कवर कराना चाहता हूं जो ऑलरेडी सिलेबस में है और मैंने कवर नहीं कराई है। रही बात बेसिक अकाउंटिंग जो है, वो मैंने चैनल पे रखी है, मैं दोबारा से प्लेलिस्ट शेयर करूंगा, आप प्लीज उनको दोबारा से देखना। मैं जो सिंपल समझा रहा था, समझ पा रहा था कि सिंपली निकलेगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, मुझे एक कंसेप्ट बताना था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, और हम देख रहे हैं अभी 4 एंट्रीज है। किसी को बुरा लेने की जरूरत नहीं है, 4 बच्चों ने ट्राई किया, बहुत अच्छा आपने ट्राई किया। उन 10 ने नहीं किया, उनके लिए थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है कि इन तीनों ने एटलीस्ट बोला, तो चाहे सही बोला या गलत बोला कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब तक आप बोलोगे नहीं, सुन दोबारा से मैं बोल रहा हूं, मैं मेरा हेडेक और मैं वो क्वेश्चन मतलब मैं फिर भी बता रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। आप लोग मेरे करिए, मैं आप में से किसी को पर्सनली नहीं जानता हूं, तो मुझे ये नहीं पता आपने 11th कहाँ पढ़ा है, मुझे ये नहीं पता आपने 12th कहाँ पढ़ा है, मुझे ये नहीं पता आपने ग्रेजुएशन किससे पढ़ी है और नोट्स पढ़ के पास किया है कि डिटेल में समझ लिया है चीजों को, मुझे ये नहीं पता आपने एमकॉम कहाँ से किया और किस लेवल से क्लियरिटी ले ली है। तो इसके लिए मुझे बहुत जरूरी है कि आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करो, ताकि मुझे समझ आएगा कि आपका लेवल क्या है। अगर फिर मुझे लगेगा आपका लेवल सपोज एक्स है, तो मैं एक्स प्लस प्लस करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे लगेगा आपका लेवल एक्स से बहुत कम है, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट, जब तक मुझे ये पता नहीं है कि आपका लेवल क्या है, मैं कुछ पढ़ाऊंगा विद दिस सजेशन कि आपको ये आता है, बाद में पता चलेगा आपको तो आता ही नहीं था और आप तो ऐसे भी नहीं बोलते हो, आप तो चुप करके बैठे होते हो, तो पर्पज ही डिफीट होगा। इफ आई एम इन्वेस्टिंग टाइम, इफ यू ऑल आर इन्वेस्टिंग टाइम, मैं 1 घंटे की क्लास देता हूँ, हालांकि मैंने बोला था 40-45 मिनट की क्लास होगी, बट दोनों दिन की क्लासेस जो हमारी होगी, इनफैक्ट 2 या 3 क्लासेस होगी, और तीनों क्लासेस जो है 1-1 घंटे की होगी। आप अगर 15 बच्चे 1-1 घंटा दे रहे हो, तो आप 15 घंटे वो हो गए, 1 घंटा मैं, तो 16 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। अगर मुझे ये पता नहीं होगा कि जो सुन रहे हैं उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, अभी तक का उनका नॉलेज लेवल क्या है। मैं पढ़ा रहा हूँ हायर लेवल का और आपको तो बेसिक ही नहीं आ रहे हैं, या आपको हायर नॉलेज पता है, मैं बेसिक दे रहा हूँ, दोनों चीजों में क्या होगा, पर्पस डिफीट होगा। फॉर हेवन से प्लीज स्टार्ट इंटरैक्टिंग, ताकि मुझे लेवल समझ आएगा, मैं उसी हिसाब से पढ़ा दूंगा। अभी इनिशियल स्टेज है बैच का, 4th क्लास है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है मुझे पता चले कि आप किस लेवल पर, आप मेरे सामने होते, इर्द गिर्द होते, मैंने पढ़ाया होता, आपको मुझे पता होता कि आपका लेवल क्या है, फेस टू फेस होते तो मुझे पता चल जाता। यहाँ पे वो कम्युनिकेशन गैप है, वर्चुअल हम क्लास ले रहे हैं, तो प्लीज कोऑपरेट करो और अपनी राय दे दो। कोई तो बच्चा नहीं है जिसकी राय नहीं होगी, ठीक है। सॉरी अगर आपको लगेगा मैं कुछ रूडली बात कर रहा हूं, बट मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा लाउड वॉइस में अपनी मैसेज पहुंचानी पड़ रही है। अगेन कमिंग बैक टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अब मुझे जो फील हो रहा है, बिजनेस एंटिटी तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मुझे ये फील हो रहा है कि मैं जर्नल एंट्री के बारे में बता दूं कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। आपको पता है वो चीज, बट आप अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। क्या करते थे जब जर्नल एंट्री करनी हो, तो सबसे पहले क्या करते थे, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, दोबारा से बताता हूं, याद करो 11th की बेसिक क्लास में जाओ। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, हम क्या करते हैं, वो जो ट्रांजैक्शन है उसमें आइडेंटिफाई करो वो कौन से अकाउंट से जो इन्वॉल्व हुए हैं, वो कौन से अकाउंट से जो इन्वॉल्व हो गए, फिर उन अकाउंट्स का नेचर देखो वो क्या है। ट्रेडिशनल अप्रोच से जाओगे, वो रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है। मॉडर्न अप्रोच से जाओगे तो ये देखोगे कि वो कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, एसेट है, एक्सपेंस है। उसके बाद फिर उनका रूल लगाओगे, ट्रेडिशनल के रूल से, जैसे बहन ने बोला कि अगर पर्सनल नेचर का अकाउंट है तो रूल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, नॉमिनल नेचर का होगा तो डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट द रेवेन्यू।
एंड द थर्ड वन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस फॉर द रियल अकाउंट। सो मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगा, रेवेन्यू होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, कम करेगा कम होगा तो डेबिट करेंगे, और एसेट और एक्सपेंस का उसका उल्टा होगा, एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, कम होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। यही है। अब मुझे बताओ, जब मैंने कैश काउंटर से कैश निकाला और उस बेगर को दे दिया, व्हाट ऑल आर द टू अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व? एक तो पक्का है दोस्त, कैश तो गया ना दुकान से, ये दुकान है, यहां से कैश गया, तो एक चीज तो पता था दोस्त, कैश तो गया। जिस साथी ने ये कैश बोला उसने तो एक चीज तो सही बोली, सर कैश तो गया, कैश रियल अकाउंट है, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फ्रॉम द बिजनेस द कैश हैज गॉन आउट, तो मैं कैश को क्रेडिट करूंगा। फाइन। अब हुआ क्या है, अब अगर देखा जाए तो हम बोलते कि हमने चैरिटी की, द क्लोजेस्ट थिंग वुड हैव बीन, हम बोलते चैरिटी कर ली है, बैगर को दिया है, बैगर को ही, बैगर के साथ डीलिंग नहीं है। आइस इरम ने यह बात बोली थी कि बैगर को डेबिट करेंगे। अगर डेटर होता, उसको मैं, डेटर मुझे बोलता है 500 रुपया दे दो, तो मैं डेटर को डेबिट करता हूं, उसके खाते में रहता है। तो अगर किसी को डेबिट कर रहे हो आप, डेबिट द रिसीवर, तो आप बुक्स में उसको रिसीवेबल खड़ा कर रहे हो, एसेट खड़ा कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि आप अगर बैगर को डेबिट करोगे, उसका मतलब क्या होगा, बैगर से मुझे पैसा लेना है ना, डेबिट द रिसीवर। तो बैगर से आपको थोड़ी पैसा लेना है, बैगर पैसा ले लिया, वो भाग गया, ना आप जानते हो ना उसको जानते हो, और आप उसने से थोड़ी देते हो, आपको उसको वापस लेना है, तो बैगर तो डेबिट नहीं होगा। क्लोजेस्ट वुड हैव बीन चैरिटी। टू कैपिटल तो होता ही नहीं, तो टू कैपिटल जिसने भी बोला गलत बोला, बिकॉज गया तो कैश, तो क्रेडिट तो कैश होगा, ठीक है। अब डेबिट किसको होता, इसमें दो चीजें निकल सकती थी। एक होता, हम बोलते हैं कि यार हमने तो चैरिटी कर ली ना, हमने तो दे दिया ना उसको पैसा, हम तो बहुत सखी बन गए, तो चैरिटी को डेबिट करते हैं, चैरिटी को खर्चा मानते हैं। तो एक एंट्री कर लेता बंदा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करता, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही है ना, चैरिटी कर ली ना, बैगर को पैसा दे तो चैरिटी कर ले रहे, तो एंट्री कर लेता चैरिटी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। फिर बोलते हैं इस चैरिटी को क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये तो हमारा खर्चा हो गया ना, बिजनेस का खर्चा हो गया, बिजनेस ने चैरिटी कर ली, तो क्या करेंगे, चैरिटी को पीएनएल में एज अ खर्चा मानेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो ये डेबिट एक्सपेंस करेंगे, चैरिटी को एक्सपेंस मान के उसके बाद पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे। यही मानते हैं हम लोग, चैरिटी को डेबिट करते खर्चा मानते हैं। तो यहां पे आएगा बिजनेस एंटिटी कंसर्ट। बिजनेस एंटिटी कंसर्ट बोलेगा, अरे बिजनेस ना, बिजनेस चैरिटी करने के लिए नहीं गया, बिजनेस पैसा कमाने गया है, बिजनेस की कोई लीगल लायबिलिटी नहीं थी कि बिजनेस चैरिटी करे। ये तो तुम अपने आप को सखी समझते हो, उस बैगर को 500 रुपए दे दे, ये हुए कि अल्लाह मेरा भला करेगा, ओनर का भला करेगा, ओनर दे दिया, तो ये आपने नियत तो अपने, सवाब तो तुम अपने लिए कमाओगे, खर्चा क्या बिजनेस की बुक्स में करोगे? नहीं दोस्त, ऐसा होने नहीं देंगे। बिजनेस दान करने नहीं है, बिजनेस चैरिटी करने नहीं है। तुम एज अ ओनर अगर निकाल दी हो, तो हम ये मानेंगे तुमने निकाला बिजनेस से पैसा, और तुम बिजनेस से अलग हो, तुम बिजनेस के ओनर हो। जब तुम पैसा देते हो, हम नहीं बोलते हैं कि बिजनेस और बंदा एक ही है, मालिक है, नहीं, हम बोलते हैं तुमने बिजनेस को पैसा दिया, हम तुम्हें क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर करके वो तुम्हारे नाम को कैपिटल रखा है। और जब तुम बिजनेस से पैसा लेते हो, अब तुम ये घर ले जाओ, अपने लिए खाओ, किसी को दान करो, हम बोलेंगे कि तुमने लिया बिजनेस से पैसा, तो हम तुझे डेबिट करेंगे। और ओनर जब पैसा निकालता है, फॉर द टाइम बीइंग हम उसको ड्रॉइंग अकाउंट में रखते हैं, तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे। तो करेक्ट एंट्री वुड हैव बीन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जिस साथी ने ये बात बोली उसने सही बोली कि ड्रॉइंग को डेबिट करूंगा और कैश को क्रेडिट करूंगा। अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो कोई ये बोल सकता था चैरिटी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, बट बिजनेस एंटिटी बोलेगा चैरिटी करने के लिए बिजनेस नहीं है, ये मान लो कि ओनर ने पैसा निकाला है, तो एंट्री करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैरेलली अगर मैं वहां से बच्चे की फीस भर दूंगा, मैं अपना इनकम टैक्स भरूंगा, अगर मैं अपना इनकम टैक्स भरूंगा बिजनेस के अकाउंट से, तो इनकम टैक्स को मुझे लगता है, बिजनेस को नहीं लगता इनकम टैक्स। आप बिजनेस में पढ़ोगे कि जो एसएससी होता है, जब आप टैक्स को पढ़ोगे, मैंने टैक्स के लेक्चर्स भी शेयर कर दिए, उनको भी देख लेना, वेट नहीं करना कि ये नए लेक्चर्स लाएंगे, वो लेक्चर्स देख लो, नए आएंगे तो नए को तब देखी जाएगी, बट जो पुराने अपलोडेड है उनको देख लो, कोशिश करो सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जो बच्चा जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेगा, चाहे हमारे चैनल से देखेगा, कहीं और से देखेगा, वो हमेशा एक्स्ट्रा एडवांटेज पे रहेगा, बिकॉज उसके पास रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। तो क्या कर लो आप लोग,
टैक्स के लेक्चर्स पे देखो, वहां पे आपको पता चलेगा देयर इज द कंसेप्ट ऑफ एसएससी। एक पर्सन को टैक्स लगता है उसकी सारी इनकम पे, उसकी सैलरी पे, उसकी हाउस प्रॉपर्टी पे, उसकी कैपिटल गेन पे और उसके बिजनेस इनकम पे। बिजनेस को टैक्स नहीं लगता है, बिजनेसमैन को टैक्स लगता है। तो मैंने अगर बिजनेस के अकाउंट से अपना इनकम टैक्स पे कर दिया तो वो इनकम टैक्स का खर्चा बुक्स में नहीं होगा, बिजनेस के बुक्स में नहीं होगा, वो ड्राइंग क्या लाई जाएगी, तो ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा। ओनर अलग माना जाएगा, बिजनेस अलग माना जाएगा। ओनर और बिजनेस के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन हो जाएंगे वो रिकॉर्ड की जाएंगे। ओनर देगा, हम उसकी कैपिटल को क्रेडिट। ओनर लेगा, कैसे ले सकता है, अपने घर ले सकता है कैश, शाम को गलथान से निकाल दिए 5,000 रुपया, हम बोलेंगे एज एन अकाउंटेंट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कैश। चैरिटी दिया, हम बोलेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कैश। अपना इनकम टैक्स बिजनेस से पे करा दिया, हम बोलेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इन शॉर्ट, जो बिजनेस है वो अलग है, जो बिजनेसमैन है वो अलग है। क्या आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझ आया? जल्दी बताओ प्लीज, ये चीज माइक पे बता देना, अभी दोबारा कमेंट में नहीं यस लिखना। सर, समझ आ गया। ठीक है, जो यस गलती सर। लगी थी बहन वो दूर हो गई ना आपसे, गलती जो लगी थी। ठीक है, जी सर। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्लियर। जी 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 सर। क्लियर हो। अब एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में वो भी बताऊंगा। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड फ्रॉम बिजनेस, या खाली होगा इनकम टैक्स पेड। तो इसकी एंट्री क्या करोगे, तो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, इतना ही आएगा। तो डेबिट विल बी नॉट, उधर एक्सपेंस ऑप्शन क्या है, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट होगा, ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा ड्राइंग, तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। मेरी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, मेरी बेटी आई, पापा मुझे भी दे दो ये, कोई भी वहां से कपड़ा था, तो मेरी बेटी के लिए ले लिया कपड़ा, मेरी बीवी आई और ले ली फ्रॉक सूट। तो एज एन अकाउंटेंट आप एंट्री क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये तो आपकी ड्राइंग है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट गया, क्या गुड्स गया, कैश गया, गुड्स गए। गुड्स जब डेबिट होते हैं क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो जब क्रेडिट होते हैं तो आप परचेज को कम करोगे उस वक्त, क्योंकि बिजनेस की परचेज तो अल्टीमेटली कम होगी ना, आपने जो निकाला था वो तो अपने पर्सनल के लिया, तो बिजनेस की परचेज में कम करूंगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछेंगे बिजनेस एंटिटी पे, घूम फिर के होगा कि ओनर ने निकाल दिया है, और उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये ख्याल रखना पड़ेगा क्वेश्चन डेबिट के बारे में पूछ रहा है, क्रेडिट के बारे में पूछ रहा है। यूजुअली डेबिट के बारे में पूछेगा तो उसमें आंसर विल बी कि हम क्या करेंगे, ड्राइंग को डेबिट करेंगे। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कोई साथी बताते जल्दी जल्दी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है? सर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया वो वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पे मतलब एज पर दिस कॉन्सेप्ट हमें वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाहिए जिनका मॉनेटरी वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्ट्राइक इन अ कंपनी दैट कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स, या एम्प्लॉय बीमार होता है, एम्प्लॉय का मतलब वेलफेयर वगैरह वो इसमें मेजर नहीं होता है, इसमें खाली वही ट्रांजेक्शन्स मेजर होती है जिनका मॉनेटरी वैल्यू होता है एज बहुत पर अच्छा दिस। बताया। जब हम पढ़ते हैं बेसिकली अकाउंटिंग, हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग समराइजिंग इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी रिकॉर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स ना। तो अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं चीजों की होगी जो मॉनेटरी टर्म्स में आप रिकॉर्ड कर पाओगे, जो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे तो उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। एक एग्जांपल बहन ने दे दी, स्ट्राइक्स हो गई, आपने किसी अच्छे एम्प्लॉय को खरीदा, तो आपको पता है कि एम्प्लॉय तो एसेट है हमारी बिजनेस का, तो एम्प्लॉय से हमारा प्रॉफिट तो बढ़ेगा, तो क्या इसको आप भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? द आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने सामान खरीदा, 50 आइटम खरीदे, तो क्या उन 50 आइटम्स को एज इट इज रिकॉर्ड करोगे, 50 आइटम्स डेबिट? नहीं, आप उसका मॉनेटरी वैल्यू जो होगा उतने में उस चीज को डेबिट करोगे। जो जो अकाउंट में होगी वो मॉनेटरी टर्म में होगी, और जो रिकॉर्डिंग होगी वो क्वांटिटीज में नहीं होगी, एब्सोल्यूट मॉनेटरी वैल्यू में होगी। ठीक है, तो इस पे ज्यादा टाइम जाया नहीं करना है, तो आई गेस ये दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम टाइम जाया नहीं करेंगे। अब एक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं साथ साथ में कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ। तो एक कॉन्सेप्ट आएगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कुछ और दो तीन ऑप्शन देंगे, तो करेक्ट ऑप्शन इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉइज। ह्यूमन रिसोर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिकॉज सर मेरा एक क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग।
जी लेकिन बताइए। अब हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी करते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी होती है। ह्यूमन रिसोर्स वो फिर अकाउंटिंग कर एक्सेप्शन है ना फिर इसका नहीं, अभी भी इसका। अभी भी अगर देखोगे हम कहीं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पर से करते नहीं है। आप अभी किसी भी कंपनी में उनकी अकाउंटिंग ऐसे नहीं देख रहे हो कि उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में एक थॉट प्रोसेस उठा है। देयर इज दिस स्कूल ऑफ थॉट, देयर इज ओके दिस स्कूल ऑफ थॉट जो बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग करनी चाहिए। ओके अब ओके कोई ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई इंडेक्स इस पे नहीं है, कोई आईएफआरएस नहीं है कि अच्छा सर, ह्यूमन रिसोर्स सर का आई गॉट इट कि मतलब ये एक मानिए आप स्टडी की गई है, अभी प्रैक्टिकली हर किसी कंपनी ने ये नहीं किया है, अडॉप्ट नहीं किया। कोई भी कंपनी जहां तक बैलेंस शीट की बात है नहीं कर रही है। यस, यू कैन गिव इट अ डिस्क्लोजर। आप कहीं और पे एनुअल रिपोर्ट में छाप सकते हो किसी कंट्री में, इंडिया में तो नहीं कर रहे, कहीं पे आप कर सकते हो। देयर इज दिस स्कूल ऑफ थॉट। होता क्या है ना, बहुत सारी चीजें मतलब देखो, ह्यूमन माइंड की सबसे ब्यूटी पता क्या है, आप डिफरेंटली चीजों को सोच सकते हो। हम अपने रिलीजन के बारे में भी देखते हैं कितने स्कूल ऑफ थॉट है। हमारा एक होली बुक है, हमारा एक प्रॉफिट है, एक अलमाइटी है, बट स्टिल हम देखते हैं कि कितने स्कूल ऑफ थॉट्स है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि ह्यूमन ह्यूमन माइंड की ये स्पेसिफिक ऊपर वाले ने रखी है कि हम डिफरेंटली चीजों को सोच सकते हैं। डिफरेंटली चीजों को सोचेंगे तो डिफरेंट थॉट प्रोसेस आएंगे। तो उसमें एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बोलता है कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसका काउंटर आर्गुमेंट भी है। काउंटर आर्गुमेंट कैसे है? काउंटर आर्गुमेंट ये है कि आप क्या बोलते हो, एसेट को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। एसेट के लिए सिंपल फंडा क्या है? एसेट वो कोई भी चीज है जिससे फ्यूचर इसका इकोनॉमिक वैल्यू बेनिफिट देखना है। आएगा। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी। एसेट वो कोई भी चीज है जिससे आपको फ्यूचर बेनिफिट आएगा और उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसी को बोलते हैं ये बिजनेस एसेट है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर वो आपके कंट्रोल में है नहीं है तो आप अपना एसेट नहीं बना सकते हो। तो ह्यूमन रिसोर्स को दो रीजन से नहीं करते थे अकाउंटिंग। एक बोलते थे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो पिट रहा है यहाँ पे। दूसरा कंसेप्ट क्या बोलते थे कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एम्प्लॉय की मर्जी है, कल को बोलेगा ये लो मेरा रेजिग्नेशन लेटर, मैं नहीं आऊंगा, तो आप मना थोड़ी कर सकते हो। एम्प्लॉय रिजाइन करेगा, बोलेगा नहीं मैं नहीं आ रहा हूं कल से, तो आप रिसोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ह्यूमन रिसोर्स को, मटेरियल आपका मशीनरी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो तो आप उसको एसेट मानोगे। ह्यूमन रिसोर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो थर्ड पर्सन दूसरा बोल रहे हैं यार सारे तो नहीं छोड़ेंगे, और फिर आप कितने वैल्यू पे कंट्रोल करोगे? ये तो है ठीक है, आप कंट्रोल नहीं करोगे, बोले जो जाएंगे तो बाकी तो रहेंगे ना कंपनी में, सारे के सारे थोड़ी रिजाइन करेंगे। ओके फाइन, मेक सेंस। तो फिर आया ये बात कि किस पे करोगे, तो वहां पे क्या होता है, आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट फिट जाता है, आपका कॉस्ट कंसेप्ट फिट जाता है। बट वो एक दूसरा थॉट प्रोसेस लेते हैं। वो बोलते हैं कि देखो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो ये देगा ना, कितना देगा? एटलीस्ट जितनी इसकी सैलरी जा रही है उतना तो ये बेनिफिट देगा, तभी रखा होगा। हालांकि उसमें भी डेफिनेटली वो नहीं दे सकता, बट ये एक बेसिक एजम्पशन है। अगर मैं एक एम्प्लॉय को 1 लाख पे रख रहा हूं तो 1 लाख पे तो तभी रखूंगा ना जब 1 लाख से ज्यादा की मुझे वो वैल्यू एडिशन करके देगा। तो हम बोलते हैं कि जितना भी इसका सैलरी होगा फ्यूचर तक का, उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाओ, इस हिसाब से उतने पे उसको रिकॉर्ड करो। तो देयर इज द स्कूल ऑफ थॉट जो बोलता है हम ऐसा कर देंगे। बट आज की डेट में, आज तक हम प्रैक्टिकली बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नहीं करते, बट थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से वो बोलते हैं इस तरीके से हम करते हैं। आई गेस रिकर्ट लेवी या समथिंग लाइक दैट उसका नाम था जो ये मेथोडोलॉजी लेके आए थे। द पॉइंट आउट हियर इज कि अभी प्रैक्टिकली नहीं करते। या स्कूल ऑफ थॉट है जो बोलता है यार मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है ना, इसका एक्सेप्शन बनता है यार, ह्यूमन रिसोर्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जा रहा ना, समझ आ रहा है ना? मैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट से पहले एक और कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, वो आप सबको पता होगा। तो लेट्स गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? सर गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट मीन्स कि हम बिजनेस इस हिसाब से स्टार्ट करते हैं कि वो कभी खत्म ही ना हो, मतलब कॉन्टिन्यूटी इन द बिजनेस फॉर ए इंडेफिनिट पीरियड ऑफ द टाइम। इट शुड बी ठीक है। केप्ट इन द माइंड कि हमें बिजनेस इस हिसाब से स्टार्ट करना है कि उसका कभी एंड ना हो। कोई और साथी कुछ और बोलना चाहता है? सर इसका मतलब होता है कि मतलब नियर बाय, मतलब जैसे आने वाले कुछ सालों तक जैसे बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, मतलब चलता रहेगा। ये नहीं है कि हाँ मतलब सालों साल चलता रहेगा, मतलब ये कि हाँ, नियर बाय फ्यूचर जैसे मतलब खत्म नहीं होगा। जस्ट एक मिनट आप लोग होल्ड कर दीजिए, 1 मिनट जस्ट होल्ड कर दीजिए। क्या बोल रहा है भाई?
सॉरी, ठीक है, आप दोनों ने बोला कि हम ये समझेंगे कि बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा। अब इस वजह से मुझे क्या बताना है कि ये कॉन्सेप्ट हमने कब मद्देनजर रखनी है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एज एन अकाउंटेंट जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये मद्देनजर रखना है कि बिजनेस जो है वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा। बिजनेस ओवरऑल हम इसलिए स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा, कि इसका इंटेंशन नहीं तो बंद करने का। बट मेरा ये पॉइंट है कि ये कंसेप्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझेंगे कि जो बिजनेस है वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा, वो बंद नहीं होगा। ठीक है, अब इसका इसका मुझे बताओ एग्जाम्पल इन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या गलती लग सकती थी? अगर बिजनेस एंटिटी, अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं होता तो क्या गलती लग सकती थी? ये यही क्या है ना कि भाई ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाए गए कि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं रखे जाएंगे तो लोग डिफरेंट तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं। हमें यूनिफॉर्मिटी लानी है, कंपेरेबिलिटी लानी है, तो तभी ये रूल्स आए कि ये मद्देनजर करते हुए आप ऐसा करोगे, नहीं तो क्या होगा, लोग कुछ भी कर सकते थे। एग्जाम्पल बोलता हूं कि हमने कार लाई 5 लाख में। ईयर एंड पे क्या करेंगे, बोला जी ज्यादा से ज्यादा इस पे डेप्रिसिएशन लगा लो 10% पे, तो इसको 50,000 माइनस करके कितने पे दिखाओ, 4,50,000 पे। यही करेंगे ना, डेप्रिसिएशन 50,000 करके 4,50,000 पे हम दिखा देंगे। ठीक है, यही करेंगे। अब अगर गोइंग sir. कंसर्न नहीं होता तो अकाउंटेंट बोलता कि सर ये 5 लाख की गाड़ी तो ली थी, बट अभी ना जो ही आप गाड़ी लेते हो ना सर, 20% तो गाड़ी का मार्केट वैल्यू उधर ही डाउन होता है नहीं होता है? जब नई गाड़ी लेते हैं शोरूम से, आप थोड़ा सा बाहर आ जाओ, या सेकंड हैंड दो। जी जी। तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू जो है ना वो 4 लाख ही है। तो सर हम इसको 4 लाख में दिखाए तो ये तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, एसेट से जो आएगा 4 लाख ही आएगा। हम बोलेंगे नहीं, मैं जो ये गाड़ी लाया हूं बेचने के लिए तो नहीं लाया हूं कि मेरे को आज ही गाड़ी बेचनी है। जो मिलने में मेरे एसेट्स है, कार है, बाकी एसेट्स है, तो ये मैं रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये एसेट्स मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। मेरा पर्पस थोड़ी है कि आज की डेट में मुझे ये बेचना है तो मुझे आज की डेट में कितना प्रॉफिट आएगा। तो आई एज्यूम कि माय बिजनेस विल गो ऑन फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। तो जो एसेट्स में मुझे लगता है कि अभी प्रैक्टिकली कम पैसा आएगा या ज्यादा पैसा आएगा, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं इसको क्या करूंगा, जो नॉर्मल चलता आ रहा है वैसे ही रखूंगा, बिकॉज आई एज्यूम दैट बिजनेस विल गो फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। ठीक है, यहां तक ठीक है? जी सर। Yes, sir. समझ आया? इसमें किसी साथी को कोई डाउट? No, sir. सर अच्छा, मैं और इसके फिर प्रैक्टिकल मतलब आपके साथ एमसीक्यू शेयर करूंगा। हाँ, चलो हम बाद में कुछ और सेशंस लेंगे, उसमें मैं एमसीक्यू स्पेसिफिकली लाऊंगा, अभी टाइम जाया नहीं करते हैं। इसी के साथ, क्योंकि अब हमने एक कॉन्सेप्ट बताया, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है कि बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा। तो मुझे ये बताओ, जब बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा तो क्या मैंने अगर आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं वेट करूंगा जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन मैं जानूंगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? तो क्या ऐसा करेंगे? द आंसर इज नो। नो सर। द आंसर इज नो। अगर Not मैंने at all. स्टार्ट किया, मैं तो ये मान रहा हूं कि बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा, इन्फिनिट टाइम के लिए चलेगा, तो क्या मैं कभी नहीं जानूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? नहीं सर, करेंगे ना। ऐसा क्या करेंगे ना, देयर इज दिस कांसेप्ट कॉल्ड पीरियोडिसिटी कांसेप्ट। क्या है? पीरियोडिसिटी कांसेप्ट। वो क्या बोलता जी है कि ठीक है बिजनेस तो चलेगा इंडेफिनिट पीरियड के लिए, बट टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो व्हाट वी विल डू, फाइनेंशियल पोजीशन चलो कभी भी निकाल सकते हो, टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, हम बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, उसको नाम देंगे पीरियोडिसिटी कांसेप्ट। इसका दूसरा नाम है अकाउंटिंग पीरियड कांसेप्ट। क्या नाम है? डेफिनिट अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग पीरियोडिक पीरियड कांसेप्ट। तो ये क्या बोलता है, इसकी लाइफ को डिवाइड करो छोटे छोटे टाइम पीरियड में,
उनका नाम है, उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग पीरियड। जैसे हमने डाला फाइनेंशियल ईयर इंडिया में फॉलो किया, तो बोला दिस इज माय फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो अब हम देखेंगे 25-26 में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस हुआ, क्या 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट क्या है। तो हमने क्या किया, इंडेफिनिट लाइन को क्या किया, बांट दिया पीरियड्स में, ताकि हम अराइव कर पाए इस कंपनी की, इस बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? क्लास रिलेवेंट लग रही है, बोरिंग लग रही है? जो बच्चा क्या करेगा, क्लास को बीच में छोड़ेगा। अभी मैं माहौल बना रहा हूं, मैं अभी 2-3 बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं जो इस क्लास सर में। क्या फिर जो हमने अभी पढ़ा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, वो एक्सेप्शन हो सकता है फिर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का? वो इस हिसाब से फिर एक्सेप्शन है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का? नहीं 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 नहीं, नहीं, आप समझे नहीं पॉइंट। एक्सेप्शन नहीं है। जैसे कि बिजनेस बंद हो जाएगा। हाँ भाई, आप दोबारा से बताओ, आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो गया। सर ये नहीं कहता कि बिजनेस कभी बंद, ये भी ये कंसेप्ट भी यही कहता है कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा, लेकिन हमने इसको बाइफरकेट किया है पीरियड्स में, एक साल के उस देखो हिसाब से मैं, इसको बाइफरकेट किया हाँ, है इन ऑर्डर बिजनेस टू तो इंडेफिनिट चलेगा, इसके लॉजिक के पोजीशन। हिसाब से हम क्या करेंगे, बिजनेस इंडेफिनिट चलेगा। इसके हिसाब से हम ये लॉजिक लगा रहे हैं कि जितने भी आपके फिक्स एसेट है, उनको आप रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं दिखाओगे, उनको हाँ, आप एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल पे नहीं कॉस्ट। दिखाओगे। वो जो बुक्स में आ रहा है लेस डेप्रिसिएशन, तो ऐसा कौन सा है, एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ, द आंसर इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अगर नहीं हो रहा तो हम उसको रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखा दें, क्योंकि मेरा इंटेंशन उसको बेचने का नहीं है, तो मैं उसको उसी पे जो नॉर्मल एसेट का वैल्यू था, लेस डेप्रिसिएशन था, उस पर दिखा दूंगा। वो गोइंग कंसर्न है, ठीक है, वो हिसाब से ठीक हुआ। अब पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालने के लिए तो कुछ पीरियड लेना पड़ेगा ना। बिजनेस की लाइफ इंडेफिनिट है, तो क्या इंडेफिनिट वेट करेंगे? आंसर इज नो। तो पीरियड डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमें पीरियड डिफाइन करेंगे, उसके खर्चे लेंगे, उसके इनकम्स लेंगे, उसका रेवेन्यू लेंगे, ताकि हम वहां का परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो वहां से वो कॉन्सेप्ट है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आएगा, इसके साथ 4-5 कॉन्सेप्ट और आएंगे जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की वजह से आ गए, ठीक है दोस्त? सर फिर हम कह सकते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पार्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का, क्योंकि वो बोलता है इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब लाइफ ऑफ मतलब जो भी होगा। फिर ये बोलता है कि हम फाइनेंशियल पोजीशंस को डिवाइड करेंगे इन पीरियड्स, ताकि हमें पता चले कि एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये कह सकते हैं कि हम ये गोइंग कंसर्न का एक पार्ट काम है। समझ लो, आप समझ लो, बिजनेस स्टार्ट किया, यू वांट टू नो द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ पीरियड, ठीक है, यू विल टेक अ पीरियड जिसका प्रॉफिट करोगे। आपने साल के बिगिनिंग में स्टार्ट किया बिजनेस, साल के एंड में, चाहे वो 31 दिसंबर है या आपने मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट किया, तो एंड ऑफ द ईयर पे आप देखोगे, जैसे भी करोगे आप बोलोगे यार मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो दिस जो आप कर रहे हो उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। आप पीरियड ले रहे हो, ठीक है। अब स्टैंडर्डाइजेशन के लिए वो पूरा जी। साल लेते हैं, कैलेंडर ईयर हो जाए, फाइनेंशियल, दिस इज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। अब इसमें क्या होगा, जब भी आप बुक्स बनाओगे इस पीरियड एंड पे, तो आपको ये आएगा बात कि मेरे पास फिक्स्ड एसेट है, तो क्या मैं इनको रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाऊंगा? वहां आपको गोइंग कंसर्न आएगा, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ठीक है आप आज बुक्स बना रहे हो, बना लो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट यार तू इसको रियलाइजेबल वैल्यू पे डालने की कोशिश कर रहा है, वो हाथ पकड़ेगा। तो गोइंग कंसर्न वहां आएगा। वो पूरा एक कर लो यार, आप पीरियड बनाना है, जो बनाना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप उस दिन इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लाओगे, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, बोलूंगा मेरे को थोड़ी बेचना है अभी आपने मुझे, तो मुझे रियलाइजेबल वैल्यू पे मत दिखाओ, मुझे नॉर्मल एसेट की कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे, डेप्रिसिएट वैल्यू पे दिखा दो मुझे। तो दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। Okay, sir. It means these concepts are interconnected. These concepts are interconnected. That's very much important. You need to understand. अभी मैंने periodicity concept मैंने साथ में बोला, periodicity concept है, इसी के चक्कर में 4-5 concept है, ये सब interrelated है, that's why हम accounting कर पाएंगे। ये सब interrelated है, तभी हम accounting कर पाएंगे, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस है इन कॉन्सेप्ट की, हल्की फुल्की सी लिमिटेशन है, जिसकी वजह से नीड आ गई कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़ा डिटेल में बताने पड़े, जिसकी वजह से नीड आ गई कि आईएफआरएस थोड़े से और मतलब अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ी, आईएफआरएस की जरूरत पड़ी, बिकॉज ये अकाउंटिंग assumptions
कहीं ना कहीं हल्की हल्की थोड़ी सी पिट जाती है, कहीं ना कभी थोड़ा हल्की सी, थोड़ा सा लूप होल आता है। इनमें ज्यादा नहीं है। मनी मेजरमेंट हमने एक डिस्कस किया था, जहां पे हमारा ये निकला था कि ह्यूमन रिसोर्स आर देयर जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लस इफ यू आर इग्नोरिंग देम, यू आर नॉट गिविंग द ट्रू पिक्चर टू द स्टेक होल्डर्स, कि मैं अगर एक कंपनी करके मैं एज्यूम कर लो एक कोचिंग सेंटर है, और वो क्या कर रहा है, बहुत अच्छे टीचर जितने भी है सिटीज में उनको हायर कर रहा है, तो उनको सैलरी अच्छी अच्छी दे रहा है। बट आपको नहीं लगता है लॉन्ग रन में यही कोचिंग सेंटर अच्छा कमाएगा? तो आप अगर कंपेयर करोगे इस कोचिंग सेंटर, तो आप बोलोगे इस कोचिंग सेंटर के खर्चे तो बहुत ज्यादा है, तो लॉस में है। बट यार इसने क्रीम ऑफ द सोसाइटी जो टीचर्स है उनको हायर कर दिया है, बाद में सारे बच्चे यहां ही आ जाएंगे। तो इसके पास अच्छे रिसोर्स है। अगर आप एक अच्छे टैलेंट को हायर कर रहे हो, उनको अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, यू आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम देम, तो देयर थॉट प्रोसेस उठता है जो बोलता है यार इनको भी तो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मनी मेजरमेंट का हल्का सा है, बट अभी इस लेवल तक नहीं उठा है कि जो थिंक टैंक्स है ऑफ अकाउंटिंग, जो आईएफआरएस फाउंडेशन में बैठे हुए लोग हैं, जिसमें हर कंट्री के अकाउंटिंग बॉडी के वाले लोग उसमें मेंबर है, वो बताएं कि यार बात तो सही है यार, एक नया स्टैंडर्ड लाएंगे, मनी मेजरमेंट का एक एक्सेप्शन डाल देंगे। बट अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे। ठीक है, यहां तक समझ आया? जी क्लियर यस सर। सर। ठीक है, अब मैं एक अच्छा कंसेप्ट देता हूं, एक दो कंसेप्ट और छुपा के रखूंगा, फिर बीच में एक अच्छा कंसेप्ट दूंगा, ताकि बच्चे पूरी लेक्चर देखें। ठीक है, और दो कंसेप्ट मैं अभी दूंगा, मुझे नहीं लगता है, बहुत ही कम चांसेस है कि आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अभी मैं ये कंसेप्ट को लाऊंगा, फिर बीच में और दो कंसेप्ट अच्छे से लाऊंगा, ताकि आप क्लास को पूरा देखोगे एक स्कर्ट के अंदर, टेम्पो और एग्जिट। लेट तो नहीं होती क्लास ज्यादा? नो सर। बता मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? Sir, matching concept means matching revenues with the costs at the end of the period, कि कितने revenues हो गए एक कंपनी में और एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हो गया। मैच रेवेन्यू विद सर एक्सपेंस। सर, एक स्पेसिफिक पीरियड के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस मैच किए जाते हैं इन ऑर्डर टू नो कि हमने प्रॉफिट कमाया या नहीं, अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। आपने बोला देयर वाज दिस पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से मैंने ये फाइनेंशियल ईयर लिया 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 2025 तक। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी रेवेन्यू, जितने भी सेल्स इस साल में हुई थी उनको ले लूंगा, जितने भी खर्चे इस साल में हुए थे उनको ले लूंगा, तो मुझे क्या आएगा, इस साल का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, जी यही सर। है बात? यस और नो? यही बोलना चाहते हैं ना यस आप? सर। यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इस साल में रेवेन्यू कितना कमाया, ये कैसे ढूंढेंगे? इस साल का हम कितना मानेंगे रेवेन्यू? तो कॉस्ट जितना, कॉन्सेप्ट है, अच्छा accrued। क्या बोलते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट? सर जब ट्रांजैक्शन होती है उसको तभी रिकॉर्ड करना है, चाहे उसके बदले कैश मिले या ना मिले। चाहे कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, हम दोनों रिकॉर्ड करते हैं। वो कहता है क्रेडिट, ये एक्रूअल कंसेप्ट। accrued concept, एक्रूवल both कॉन्सेप्ट credit बोलता and है, cash transactions are recorded। लास्ट वाला लाइन दोबारा बता जिसने ये बात बोल दी।
both credit and cash transactions are recorded. हाँ, तो एक्चुअली जो आप अकाउंटिंग करोगे वो दो तरह से होती है। एक होता है कैश बेस्ड अकाउंटिंग, दूसरा बोलता है एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। तीसरा है हाइब्रिड, उस पर भी छोड़ देते हैं। कैश का क्या है कि भाई मुझे देखना है कि मैंने इस साल में कितना प्रॉफिट कमाया, तो मैं देखूंगा अच्छा इस साल में मुझे कैश कितना आया, लेस करूंगा इस साल में मैंने कितना कैश पे किया, तो उसमें आपको निकलेगा कैश प्रॉफिट। बट हम जब अकाउंटिंग करेंगे, हम अकाउंटिंग कैश बेस पर नहीं करते, हम एक्रूवल बेस पर करते हैं। अगर मैंने इस साल में 15 लाख के गुड्स बेचे हैं, कितने लाख के गुड्स बेचे हैं, 15 लाख के गुड्स बेचे हैं, उसमें से मुझे 13 लाख मिले हैं और 2 लाख के डेटर है, ये कैश है और एक क्रेडिट पे है। तो मैं अपनी सेल्स कितनी दिखाऊंगा? 15 हाँ, 15 लाख। 15 लाख। मैं 15 लाख दिखा दूंगा, एक मिनट। ठीक है, तो मेरी सेल्स कितनी होगी? 15 लाख दिखा दूंगा। रीजन कॉन्सेप्ट का क्या आएगा? एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्सपेंडिचर में सपोज मैं बोलता हूं मेरे एम्प्लॉय से पूरा 12 महीने उनने काम किया, मैंने 11 मंथ की सैलरी उनको 1,10,000 दे दिया है और 1 मंथ की सैलरी अभी 10,000 पे नहीं की है, तो मैं खर्चा कितना मानूंगा? मैं कितना खर्चा मानूंगा? 120। 120। 1,20,000. तो मैं इस साल खर्चा 120 मानूंगा। समझ आई बात? यस सर। जी सर। और उसके बाद किसी और ने बोला था सर हम मैचिंग कंसेप्ट बोलता है रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच करेंगे। सर ये तो एक्रूवल कंसेप्ट से कर दिया हमने, इसमें मैचिंग कंसेप्ट कहाँ है? एक्रूवल कंसेप्ट ने बोला इस साल के सारे रेवेन्यू लेना, एक्रूवल कंसेप्ट बोला इस साल के सारे एक्सपेंडिचर लेना। समझ आई बात? यस सर। जी सर। मैं दोबारा बताता हूँ, जो आपने बात बता दी, मैंने एक्रूवल कंसेप्ट सामने रखा, इसको खोल दिया, तो बोला कि रेवेन्यू, आपने बोला ले लो, मैंने बोला कौन बोला? आपने बोला एक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि ट्रांजैक्शन जब ओकर करेंगे रिकॉर्ड कर दोगे, तो रेवेन्यू यहां से ले लिया एक्रूवल कंसेप्ट से, एक्सपेंडिचर एक्रूवल कंसेप्ट से ले लिया। ऑब्वियसली जब बैलेंस शीट बनाओगे एक तरफ से एक्रूवल कंसेप्ट से रेवेन्यू डालोगे, दूसरी तरफ से एक्रूवल कंसेप्ट से एक्सपेंस डालोगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये आपने जो कर दिया, ये आपने एक्रूवल कंसेप्ट से किया कि मैचिंग कंसेप्ट से किया? तो आपने एक्रूवल कंसेप्ट किया, तो मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? हमें तो यही बताया गया था ना एकदम, जो आपने बताई बात, सर रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच करेंगे, इस साल के एक्सपेंडिचर इस साल के रेवेन्यू के साथ डालेंगे, यही बताया गया है ना अभी तक, कि कुछ और भी बता दिया गया है मैचिंग कंसेप्ट? यस सर। क्या यस बताया सर। गया यस बताओ? सर। यही बता गया है। रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस से मैच करना, बस यही विद इन अ ईयर, मतलब आपको एज पर तो देखना मैंने है जब कि क्या इसको रेवेन्यू रहा है। जब मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये तो एक्रूवल कंसेप्ट बोलता है, तो मैचिंग कंसेप्ट थोड़ी ये बात बोलता है। जो आपने कर दिया अल्टीमेटली, वो तो एक्रूवल कंसेप्ट से बात हो रही है ना, एक्रूवल कंसेप्ट से डिफरेंट कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? कोई नहीं बोलता है ये बात, पता है? ये बात कोई नहीं बोलता है, सब बोलते हैं। क्या बोलते हैं सब? सब बोलते हैं कि ये मैचिंग कंसेप्ट है, बट वो मैचिंग कंसेप्ट नहीं है। जो बात बोली जाती है वो मैचिंग कंसेप्ट नहीं है, वो एक्रूवल कंसेप्ट है। अब मैं बताता हूं आपको मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है। अब आप हैरान हो जाओगे, अच्छा ये बोलता था मैचिंग कंसेप्ट, हमने तो हमेशा उल्टा ही पढ़ा था। देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको इससे समझ आएगा। इनफैक्ट जो हमारा कल का टॉपिक होने वाला है डेप्रिसिएशन, ये उसके साथ भी लिंक्ड है। मैं आपको दो एसेट्स बोलता हूं, ठीक है? एक कार है और दूसरा बिल्डिंग है। चलो कार को ही लेते हैं समझाने के लिए।
मुझे बताओ मुझे बताओ कार को लेके जो डेप्रिसिएशन करेंगे कौन सा मेथड फॉलो करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए? दो मेथड होते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। एक एसएलएम मेथड है और दूसरा डब्ल्यूडीवी मेथड है। बताओ कौन सा मेथड फॉलो करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए? सर कोई सा भी यूज कर सकते रिटन हैं। डाउन वैल्यू, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं रिटन डाउन वैल्यू। एक मिनट। तो तो सर स्टार्टिंग से इरम फॉलो करते इरम आएंगे इरम तो वही वेट वेट follow- वेट 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 इरम ने बोला, आई गेस शायद इरम ने बोला, मुझे एक्चुअली थोड़ा बस आवाज पहचानने लगा हूं इन दिनों। आई गेस इरम ने बोला कि डब्ल्यूडीवी करेंगे। और रिपीट करो, किसने और क्या बोला था? मुझे नाम भी याद आ गया। समीर ने बोला, समीर ने भी बोला। आगे समीर ने बोला था, समीर ने भी बोला था रिटर्न डाउन। और बताओ, विथ वायरलेस माइक C34 आप क्या बोलना चाहते हैं? सर जो कंपनी स्टार्टिंग से जो शुरू मतलब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आता है यहाँ पे सर, जो स्टार्टिंग से मतलब जो फॉलो करते आएंगे वही फॉलो करेंगे। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया करा गया होगा तो वही करेंगे फिर। ये कौन बोल रहा है? सर मैंने बोला। गुड नेम? सर अनुराधा। अरुण। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ये बात सुननी चाहिए। अनुराधा बोल रही है कि सर एसएलएम डब्ल्यूडीवी जो भी स्टार्टिंग से फॉलो कर दिया था। फिर INS है खाली, आगे से इंशा होगा या कोई और नाम होगा, वो क्या बोल रहे हैं? जिसमें कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। गुड नेम ब्रदर? सर मेरा नाम लतीफ है सर। लतीफ। ठीक है, यस सर। बट INS कुछ आ रहा है। जी सर। ठीक है। A23 अंकिता। जी सर। A23 बताओ कौन सा मेथड यूज करेंगे? हमारे लिए कल के लिए भी बेस हो गया और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा जा रहा है भाई। नींद तो नहीं आ रही हो? ओ सर। सर फिर फर्स्ट कर मैंने जो सोच कुछ मेथड करो यूज का सो भाई वो मामा ना। देखो, सर सर कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कंपनी के पास दोनों ऑप्शन हैं। लेकिन जब कि कोई कंपनी एक स्पेसिफिक कोई कोई भी चूज कर लेती है तो उसके फिर उसके बाद उनको कंटिन्यूअसली वही मेथड यूज करना है सर। अच्छा ठीक है, बट मैं डिसएग्री करता हूँ, ठीक है ना? जिन्होंने डब्ल्यूडीवी बोला, जो जिन्होंने बोला कि कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, उनके साथ तो डिसएग्री कर रहा हूँ। जिन्होंने बोला कि डब्ल्यूडीवी कर सकते हैं, वो मुझे लॉजिक बताओ डब्ल्यूडीवी क्यों कर देंगे? सर इरम और यूजुअली समीर जो आगे। सर डब्ल्यू मेथड ये जो इनकम टैक्स एजेंसी वो उसको एक्सेप्ट करती हैं सर। तो उस हिसाब से एज फिर पर सब उस हिसाब से फिर हम सब एसेट्स पे डब्ल्यूडीवी कर देंगे, इनकम टैक्स को सबके लिए बोलते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर सब एसेट्स के लिए डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए। हाँ दोस्त? जी सर। कोई और कुछ और बोलना चाहता है? सर रिटन डाउन वैल्यू से हम एक फिक्स्ड परसेंटेज देते हैं ना डेप्रिसिएशन की, मतलब जो बेस्ट रहता है एक हिसाब से। मतलब जो आप बात कर रहे हो, आपने परसेंटेज बोला, बट जो आप बोलना चाहते हो वो SLM में होता है। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड हम कल करने वाले हैं। एक ऐसे 5 लाख की ले ली, आपने बोला कार 10 साल चलेगी, 5 लाख डिवाइड बाई 10 ईयर्स, 50,000 हर साल डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है। जी सर। दूसरा तरीका है, आपने बोला कि यार डेप्रिशिएशन 10% करोगे, उसमें कार में पहले साल डेप्रिशिएशन लगेगी 50,000, दूसरे साल 45,000 लगेगी, तीसरे साल 40,000 लगेगी, मतलब 4,40,000 50 तो कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है। जी सर। तो अगर आप दोनों तरीकों में अगर आप SLM फॉलो करोगे, तो अगर मैं कार की डेप्रिसिएशन रखूंगा तो डेप्रिसिएशन कुछ इस तरह से आएगा। डू यू एग्री विद मी और नॉट? हाँ, यस सर। कार की डेप्रिसिएशन ऐसे आएगी। और अगर आप डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करोगे
तो कार की डेप्रिसिएशन कुछ ऐसे आएगी, पहले साल ज्यादा आएगी फिर कम आएगी। जी सर। अब मुझे बता कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, WDV SLM? अच्छा चलो एक और चीज डाल देता हूँ, कार WDV बेनिफिट क्या होगा अगर मैंने कार 10 साल के लिए लाई, कार का बेनिफिट क्या होगा? कार का बेनिफिट क्या होगा? कार, सपोज हमने बिजनेस के लिए कार ली है, और कार का काम क्या है? बिजनेस के लिए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कार का काम है मालिक को घर से ऑफिस पहुंचा देना, और फिर ऑफिस के कामों से मार्केट में जाना, फिर वापस आना। तो आपको नहीं लगता कि 10 साल के लिए कार के जो बेनिफिट्स हैं वो सेम रहेंगे? कार कार का जो बेनिफिट होगा वो सेम रहेगा ना, कि भाई मार्केट में बॉस को घूमना है, कस्टमर से मिलना है, क्रेडिटर से मिलना है, तो उसके लिए कार रखी है। तो कार के फायदे क्या है ना, वो यूनिफॉर्म है। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। कार के बेनिफिट्स अगर मैं रखूंगा, मैं ये डॉटेड लाइन डाल रहा हूं, ये कार के बेनिफिट्स है। तो SLM मेथड फॉलो करेंगे, कोई भी मेथड फॉलो करेंगे, कार के बेनिफिट्स क्या है? वो तो कॉमन है, बराबर है ना? जी सर। वही काम करेगी, ऑफिस पहुंच जाएगी, ऑफिस से घर पहुंच जाएगी। तो अगर बेनिफिट्स बराबर है तो खर्चे भी क्या होने चाहिए? बराबर खर्चे होने भी क्या चाहिए होने सर। चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर होने चाहिए। खर्चे भी बराबर होने चाहिए। जिस प्रपोर्शन में रेवेन्यू जाएगा उस पीरियड में, मैं दोबारा से बताता हूं, जिस प्रपोर्शन में रेवेन्यू जाएगा उसी प्रपोर्शन में उस एसेट का खर्चा भी जाना चाहिए। तो रेवेन्यू बेनिफिट में बोलता हूं कार का बराबर है, इसमें भी और इसमें भी। तो अब मुझे बताओ SLM और WDV, SLM और WDV। SLM सर। हाँ, SLM, क्योंकि बेनिफिट SLM जो सर। है वो कॉमन बराबर है हर साल, तो डेप्रिसिएशन भी बराबर जाना चाहिए, कार का खर्चा भी बराबर जाना चाहिए, तो डेप्रिसिएशन भी सर बराबर जाएगा। तो SLM मेथड फॉलो करेंगे। एग्री विथ मी और नॉट? बिल्कुल। एग्री विथ मी और नॉट? ओके। यस सर। SLM वॉइस ब्रेक हो मेथड। रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, एक एक करके पढ़ेंगे। इनकी वॉइस ब्रेक हो रही है, जो ये लास्ट में बात करे ना दोस्त, आपकी वॉइस ब्रेक। आरुष आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। शबीर आप कुछ जी बताना सर, चाहते हैं? जी सर, फुली एग्री विद यू। फुली एग्री। तो मैं एक मसाला With you. डाल दूं फिर बीच में? कार के साथ में एक और दूसरा खर्चा होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हाँ जी सर। जी। अब कार की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ग्राफ बताओ मुझे। कार जब नहीं होती है ना, पहले साल तो मारुति वाले क्या देते हैं, फ्री सर्विसेज दे देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है पहले साल तो गाड़ी में कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही जाके वॉश वॉश कर लेते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है। जो जो गाड़ी पुरानी होती जाती है, गाड़ी के खर्चे बढ़ने शुरू बढ़ हो जाते हैं। तो जब मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ग्राफ अब पिक्चर में डालूंगा, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कुछ ऐसे होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कुछ ऐसे होता है कि नहीं? अगले जी सर। 9वें साल पहुंचोगे, गाड़ी कल भी वर्कशॉप में थी, परसों भी वर्कशॉप में भेजनी पड़ रही है, आज पुरसों फुटित, पता ये बात पुरसों फुटित। तो जब मैं इस वाले केस में अगर मैं R&M डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो आप देख रहे हो कि जब WDV मेथड फॉलो करते हैं तो उसी वक्त कार के प्रोपोर्शनल खर्चे ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। अगर SLM करेंगे, SLM में क्या होगा, डेप्रिसिएशन 50 आ रहे हैं हर साल, बट रिपेयर एंड मेंटेनेंस पहले साल 10,000 थे, अगले साल 20 आ रहे, अगले साल 30 आ रहे, फिर 40 आ रहे, तो 60, 70, 80, 90। अरे फायदा तो बराबर है, बट SLM में क्या हो रहा है, खर्चे तो प्रोपोर्शनेटली नहीं जाते हैं। WDV में क्या होगा, पहले साल डेप्रिसिएशन 50 होगा, दूसरे साल 45 होगा, तीसरे साल 40 होगा, 35 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पहले साल रिपेयर मेंटेनेंस 10 होगा, तीसरे साल 15 होगा, 20 होगा,
25 होगा, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? इधर 60, इधर 60, इधर 60, इधर 60। अब किस मेथड की वजह से खर्चे प्रोपोर्शनेटली गए? WDV की वजह से। WDV। अब ये Relative डिसाइड time value। WDV करेंगे कि SLM करेंगे, मर्जी नहीं है। मैचिंग कंसेप्ट हाथ पकड़ेगा। जब SLM डालने बैठोगे बोलेगा नहीं रुको भाई, क्या मैचिंग कंसेप्ट आपका पिट रहा है यहाँ पे। रेवेन्यूज जो है, बेनिफिट्स जो है, उसी प्रपोर्शन में उस चीज के खर्चे भी डालने चाहिए। अगर SLM डालोगे तो ये गलती करोगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्रीजिंग ट्रेंड में जाएंगे। तो मेरे भाई मैं आपको ये मेथड यूज करने नहीं दूंगा, आपको WDV यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज मैचिंग कंसेप्ट। रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करना है, बट ये नहीं बोला जाता है किस कंटेक्स्ट में मैच करना है, प्रपोर्शनेट में मैच करना है। भाई जिस रेशो में, जिस प्रपोर्शन में रेवेन्यू जाएगा, उसी प्रपोर्शन में उसका खर्चा जाएगा। समझ आई बात? वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है जो हमें बता दिया गया था ना, आपकी भी कोई गलती नहीं है, हमें भी यही पढ़ा था। पर जब ड्रिल डाउन करता है बंदा, चीजों को घुस के पढ़ता है, तब समझ आता है कि भाई वो मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता था। सुपरफिशियली पढ़ेंगे तो वही समझ आता था, रेवेन्यू को एक्सपेंस से मैच करो। पर क्या मैच करना है? जो कहानी बोल रहे होता है एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है। समझ आ रही है बात? सर डज इट मीन कि ये SLM वाला मेथड वायलेट करता है इसको, कंसेप्ट को? मैंने आपको सुना नहीं, क्या वायलेट करता है? ये जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं सर, उसको वायलेट करता है SLM वाला मेथड? तो उस SLM वायलेट नहीं कर रहा है। अब समझ नहीं रहे हो बात को, मैचिंग कंसेप्ट क्या बोल रहा है? रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर के साथ मैच करो। ये आप लोगों ने भी यही बताया मुझे कि सर रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच करेंगे, ये आप लोगों ने भी मुझे बताया। बट गलती कहां लग रही है? आप ये समझ नहीं पा रहे कि एक्सपेंस से मैच करना क्या है। मैंने बताया कि मैचिंग कंसेप्ट यूज कहां पे आएगा। जो आप बोल रहे हो एक्रूअल, और वो जो आप बोल रहे हो कि रेवेन्यू इतना एक्सपेंस हो, वो तो एक्रूअल कंसेप्ट है कि इस साल के सारे रेवेन्यू लेंगे, इस साल के सारे एक्सपेंस लेंगे। ये बोलता है मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि एक्सपेंडिचर को उसी प्रोपोर्शन में लेना है जिस प्रोपोर्शन में उसका एसेट का बेनिफिट मिलेगा। अब उसके लिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बता दिया कि मैचिंग कंसेप्ट कहां पर यूज आएगा। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर कार या ऐसे एसेट के लिए जिसमें क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, ड्रेस्टिकली ऐसे गिरती है और खर्चे ऐसे बढ़ते हैं, तो उधर आप SLM नहीं यूज करोगे। अगर SLM यूज करोगे तो आप बोलोगे मैचिंग कंसेप्ट पिट जाता है। तो फिर बोलते हैं कि SLM गलत है। द आंसर इज नो, देयर आर अदर एसेट्स जहां पे SLM इज द करेक्ट मेथड। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, ओके सर। आपने बिल्डिंग ली है, सपोज बिल्डिंग की लाइफ 30 साल है, तो बिल्डिंग में थोड़ी कुछ होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बार बार करना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा साल में, 2 साल 3 साल में एक बार पेंट करा लो, 5 साल में भी एक बार पेंट करा लो। यही होता है ना, कि ऐसा होता है कि बिल्डिंग में बार, फिर तीसरे साल चौथे साल में हर दिन कारपेंटर को बुलाना पड़ता है। ऐसी जरूरत पड़ती है घर में? आपका घर कितने साल से है? बेनिफिट तो वहां पे बहुत बिल्डिंग टाइम से सर। दुकान आती है तो बिल्डिंग सेम करी है। ज्यादा से ज्यादा क्या है, 5 साल 6 साल बाद थोड़ा सा पेंट करा लो, हो गया काम। तो वैसे एसेट के लिए SLM लगेगा। जहां पे ऐसे एसेट है जिनमें रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, वहां SLM मेथड पिट जाएगा। वहां पे ये मैचिंग कंसेप्ट आपकी आंखें खोल देगा कि भाई कौन सा यूज करेंगे। समझ आई बात? अगर मैचिंग कंसेप्ट नहीं होता, फिर आप बोलते हैं यार SLM यूज करो, WDV यूज करो, कंसिस्टेंट के हिसाब यूज करो ना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दोस्त, सही पिक्चर नहीं आ रही प्रॉफिट्स की। ठीक है, जब डिटेल में और पढ़ेंगे तो और भी एग्जांपल्स देंगे जहां मैं आपको बताऊंगा कि हम मैचिंग कंसेप्ट की वजह से करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक आई ओपनर था मेरे लिए सर। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? पढ़ा था कभी? यस सर। नो सर। ठीक है, अब सर मजा हमने कुछ और पढ़ने ही में, पढ़ा था। वैल्यू एडिशन हो रही है। यस सर। ठीक है, चलो आगे चले। यस सर। अब एक्रूअल समझ आया? यस सर। एक्रूअल तो तुम लोगों ने सही बोला था, बट मुझे पता था आप इसको मैचिंग कंसेप्ट के साथ घुसा दोगे, तभी मैंने पहले मैचिंग कंसेप्ट ही पढ़ा दिया। अब एक्रूअल में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने बहुत सही से बता दिया कि सर यही है, और इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, ईयर एंड में एडजस्टमेंट एंट्रीज कर लेते हैं
और बोलते हैं कि सर ये जो सैलरी अभी दिन की है एम्प्लॉय की, तो सर इसकी भी एंट्री करो, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। करते हो नहीं करते हो ये सब चीजें? यस सर। ठीक है, ये तो आप लोग करते ही हो। मैचिंग कंसेप्ट हो गया। देखो हमारे पास ना टाइम कम है, ठीक है, तो हम सिलेबस को ज्यादा खींच नहीं सकते हैं, तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस कंसेप्ट को आज ही खत्म कर। मुझे भी सीवियर हेडेक है, बट मैं चाहता हूँ कि इसको हम आज ही खत्म करेंगे, ठीक है। थोड़ा बियर विद मी, अगर किसी को फिर भी नींद आ रही है तो वो अभी सो सकता है, क्योंकि कल तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग कल देख लेना, ठीक है ना। और अगर लग रहा है कि नहीं यार हम भी रहेंगे सर के साथ, मैं दिन भर ऑफिस में भी था फॉर दैट मैटर, ठीक है, तो बट मैं चाहता हूं इसको खत्म करेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। कोई बता सकता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? निर्मा Sir, No, sir. cost concept means कि we have to value the assets on the basis of the cost, जिस पे हमने actual मतलब assets खरीदे होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, Historical Historical cost. ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हाँ, तो वही सही बोला आपने, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि मतलब दिस कॉस्ट इज देयर, इज दिस इज द assumption जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग करते थे कि भाई जिस कॉस्ट पे आपने एसेट को खरीदा उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देना। आपने लैंड 5 लाख की खरीदी थी आज से 10 साल पहले, वो आज भी आप 5 लाख पे दिखाओगे, ठीक है ना। वो लैंड की वैल्यू हो सकता है 50 लाख के, वहां से हाईवे निकला बगल से, तो दैट डजंट मीन कि आप उस एसेट को 50 लाख पे दिखाओगे। यू हैव टू शो इट एट अ कॉस्ट जितने पे वो रिकॉर्ड, जितने पे वो परचेज की थी। दिस वाज द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। सर यहाँ पे भी मेरा एक क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का होगा फिर इसके साथ कुछ लाइक कि क्योंकि मैं उसी लेवल पे आ रहा था कि अब ओके हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट जो था, ये तो है अकाउंटिंग एजम्पशंस में, ये है अकाउंटिंग कंसेप्ट में ये है, बट ऑफ लेट इट वाज रियलाइज कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ना एक एब्सर्ड कॉन्सेप्ट है, इन द सेंस कि ये आपकी ना ट्रू पिक्चर दिखाता ही नहीं है। हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट दिखाना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन, है ना, यही है ना, जी, ट्रू फाइनेंशियल फाइनेंशियल चाहिए। पोजीशन। जब आपने वो लैंड 5 लाख की दिखा दी, तो आप क्या बोल रहे हैं कि इस कंपनी के पास 5 लाख का एसेट है, जबकि आपको भी पता, मुझे भी पता यार 5 लाख नहीं है, 50 लाख की जमीन है इनके पास। एग्जैक्टली। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए यू नीड टू हैव जब एक जनरल एजम्पशन दी जाती है तो आपको स्पेसिफिक रूल्स लाने पड़ते हैं जो उनको सुपरसीड कर ले। जब हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे तो वहां पर भी हम बोलते हैं क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है तो हम ऐसा करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, हम लैंड को ना 5 लाख पे दिखा देंगे। तो हमने जब एसेट अकाउंटिंग पढ़ते थे, AS10 पढ़ते थे अकाउंटिंग में, फिर वहां पे होता है फिक्स्ड एसेट आर टू बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट व्हिच दे वर परचेज्ड, देन दे केम दिस कांसेप्ट ऑफ फेयर वैल्यूएशन। इंडेस केम, IFRS केम, दे सेड नहीं भाई आपका यू हैव दिस ऑप्शन, आप चाहो तो एसेट्स को फेयर वैल्यू पे दिखा सकते हो। अगर इफ यू वांट टू शो द ट्रू पिक्चर टू द शेयर होल्डर्स तो आप फेयर वैल्यू चूज कर लो। तो उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया, और कुछ कुछ एसेट्स के स्पेसिफिक उन्होंने बोला कि आपको फेयर वैल्यू पे दिखा। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो आपने अपने बिजनेस के यूज के लिए नहीं रखी है, एक तो है कि मैंने ये बिल्डिंग है ये तो मैंने बिजनेस के यूज के लिए किया है, ठीक है, इसको मुझे बेचने का इंटेंशन नहीं है, गोइंग कंसर्न के हिसाब से मुझे बेचने का इंटेंशन नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखूंगा। मेक सेंस। बट अगर मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने पर्टिकुलरली इसके रखी कैपिटल एप्रिसिएशन का रखी है, तो जब तक मैं उसको रिवैल्यू नहीं करूंगा, जब तक मैं उसको फेयर वैल्यू पर नहीं दिखाऊंगा, तब तक कैसे पता चलेगा शेयर होल्डर्स की हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है। तो उस केस में IFRS बोलते हैं, इंडियंस बोले कि आप इसको फेयर वैल्यू पे दिखाओ, मैंडेटरी फेयर वैल्यू पे दिखाओ। अगर वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस केस में आप इस लैंड को 5 लाख की जगह 50 लाख पे दिखाओगे, 45 लाख का प्रॉफिट बुक करोगे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्योंकि हम एजम्पशन पढ़ते हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एसेट्स आर शोन एट देयर एक्विजिशन कॉस्ट ड्यू टू द कांसेप्ट ऑफ, तो आंसर विल बी हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो वहां पे हमें उनको नहीं लिखना है JKPSC को नोट कि इट हैज एन एक्सेप्शन इन इंडियस, नहीं, हमें भाई अपने पास मार्क्स लाने हैं, तो उनको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखेगा उधर तो टिक कर देना, ठीक है ना। बाकी अपना नॉलेज है पीछे की, हाँ फेयर वैल्यूएशन का ऑप्शन इंडेस और IFRS में रखा है, ठीक है। सर वो इंडेक्सिंग जो हम करते हैं क्या वो इसमें आ सकता है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट?
इंडेक्सिंग अब किस चीज की बात करो, मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखो। इंडियस आया, उसने ऑप्शन दिया कि कंपनी अगर फेयर वैल्यू मेथड चूज करना चाहते हैं तो फेयर वैल्यू कर ले, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट सर प्रॉपर्टी है वही तो मैं फेयर कह रही वैल्यू हूँ कि फेयर करना वैल्यू है। निकालने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं ना, इंडेक्स मैं मेथड का शायद। उसमें भी आता हूँ। फेयर वैल्यूएशन जब करते हैं, हियर इज दिस इंडेस आल्सो फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए। आई गेस इन इंडेस इट विल बी परहैप्स ईदर इंडेस 13 और इंडेस 1133 बिकॉज आईएफआरएस में इट इज परहैप्स आईएफआरएस आईएएस 13 इज परफेक्ट या आईएफआरएस 13 है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो वहां पे क्योंकि फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है तो वहां पे इसके लिए आईएफआरएस भी है फेयर वैल्यू मेजरमेंट की। फेयर वैल्यू को आप कैसे करते हो, उसमें हम बोलते हैं कि अगर शेयर्स की बात हो रही है तो अगर कोटेड शेयर मार्केट है तो वहां से लेंगे, अगर अनकोटेड शेयर मार्केट है तो उसमें वैसे लेंगे। और फिर दूसरा तरीका है तो उसमें आप देखोगे एडवांटेजेस मार्केट कौन से, प्रिंसिपल मार्केट इसका कौन से, तो वहां पे सारे रूल्स दिए हैं, उन रूल्स के हिसाब से हम उनकी वैल्यूएशन कर लेते हैं। ठीक है, दैट ओके इज ओके सर। में इट विल बी लाइक अगर कुछ नहीं तो सर्कल रेट यूज करो उस एरिया का। यू मे बी अवेयर ऑफ दिस सर्कल रेट ना, म्यूनिसिपैलिटी के रेट्स होते हैं क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए आप मुझे हमारा अच्छा सा म्यूनिसिपैलिटी रेट जिसके बेस पे आप स्टैम्प ड्यूटी पे करो, तो दैट विल द फेयर वैल्यू इन दिस केस बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज बीइंग एक्नॉलेज बाय द गवर्नमेंट आल्सो कि यहाँ का रेट इतना है। तो इंडेक्सेशन जो है वो हम कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट बोलता है कि भाई तुमने अगर ये लैंड खरीदी इतने में बेच दी मुझे प्रॉफिट दे दो। अब ठीक है तुम हम्म। इंडेक्सेशन वहां पे वो इंडेक्सेशन कॉस्ट इन्फ्लेशन दे दो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वुडंट डू दैट इन अकाउंटिंग पर से। ठीक है, अच्छा रियलाइजेशन कंसेप्ट मुझे बताओ कोई क्या होता है। जल्दी बताओ रियलाइजेशन कंसेप्ट। जल्दी बताओ। Sir, it simply states that when we realize the goods or when we make the sale of goods, we are recording the transactions in the in the books of accounts. ठीक है, और कोई कंसेप्ट। अच्छा Sir, एक moreover, कंजर्वेटिव it does not कंसेप्ट। take into consideration the cash. It simply states that whenever we make the sale, whether in cash or in credit. नहीं, रेवेन्यू देयर इज दिस कांसेप्ट कॉल्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। वो देखते हैं इसमें है कि नहीं है। एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है कि रेवेन्यू कब मानोगे आप रेवेन्यू हो गया, तो उसमें दो चीजें हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप रेवेन्यू तभी मानोगे, दो चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, क्या क्या ट्रांसफर होगी, ओनरशिप ट्रांसफर होगी। दूसरा, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, नो अनसर्टेनिटी exists with respect to रिकवरी। ठीक है, एक मिनट आप लोग होल्ड करना जस्ट वन। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट आपको क्या बोलता है, दो चीजें करनी। एक, रेवेन्यू आप तभी बोलोगे, मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। क्या हुआ कि आपके वो मेरी शॉप का याद रखो, आरजे गारमेंट शॉप है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, एक कस्टमर आया, उसने बोला एक जीन्स दिखा दो। अब मैंने जीन्स तो दिखा दी, वो बोलता है कि कितने में है, मैंने बोला कि 1500 में है। वो देख रहा है, सब कुछ बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, बोल रहा है हाँ ठीक है मैं यहां से आता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है हाँ मैं ले लूंगा बट मैं यहां से आता हूँ।
तो आप सेल बुक करोगे? उसने तो पूरे बहुत तारीफ कर दी सर, जीन्स अच्छी है, सब कुछ चीज है, तो क्या आप उसको सेल बुक करोगे? नो सर। नहीं। नो सर। क्योंकि आपको भी समझ आया इसने जो बोला मैं यहाँ से आ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। ठीक है। दूसरा बंदा है, वो बोलता है आपको कि मैं आपसे ना 50 शर्ट्स खरीदूंगा, तो क्या आप रेवेन्यू बुक करोगे? नो। नो सर। नो दूसरा सर। आया, उसने क्या किया, उसने आपसे ये जीन्स खरीद ली, आपने बिल भी दे दिया उसको, उसने पेमेंट भी कर दिया आपको, बट उसने बोला है कि आप उसको अपने पास रखो, अभी मुझे थोड़ा यहाँ से मार्केट में काम है, मैं वहां से होके आऊंगा तब ले लूंगा, तो क्या आप सेल बुक करोगे? यस सर। आंसर इज यस। रीजन? रीजन ओनरशिप ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर हो गई। केस में क्या था, Yes. उसने जीन्स वीन्स सब कुछ देखी, प्राइस वाइस बोल दिया, बोला ठीक है मैं लेता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ। अब क्या भरोसा वो आएगा नहीं आएगा वापस। इस केस में हम सेल बुक नहीं करेंगे, बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो गई। दूसरे केस में क्या हो गया, बिल काट दिया है, तो अब वो उसकी चीज है। फर्क ये है कि उस बेचारे को हो सकता है कहीं और काम हो, किसी से मिलना हो। अब मैंने जींस के एग्जाम्पल, कोई और चीज हो सकती है ना, टीवी खरीद लिया, एसी खरीद लिया, कोई बड़ी चीज खरीद ली, अब बेचारे को आगे जाना था, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है मैंने खरीद लिया, आप अपने पास रखो, मैं आके ले लूंगा वापस। इस केस में क्या होगा, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई। तो इस केस में चूंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, कोई बुरा नहीं लेना, जस्ट एग्जाम्पल देता हूं। ओनरशिप ट्रांसफर होगी बट अनसर्टिनिटी दूसरी चीज होती है। आप नॉर्मली किसी को उधार में बेचते हो, अब ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दी, रिटेल में आ गया, उसने पैसे भी दे दिया, आपका डेटर है, ठीक है, आपने उसको माल बेच दिया, ठीक है, आप होलसेलर और रिटेलर को आपने 1 लाख का माल बेच दिया, बिल काट के उसको बेच दिया, अभी पैसा नहीं दिया, तो आप क्या रेवेन्यू बुक करोगे? आंसर इज यस, बिकॉज ओनरशिप Yes, sir. ट्रांसफर, आपने उसको माल बेचा, पैसा अभी नहीं आया, बट वहां पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि पैसा नहीं आएगा। अनसर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी मतलब क्या है, कोई ऐसा रीजन नहीं है ये समझना कि पैसा नहीं आया, तो आएगा, पैसा आएगा, कब आएगा वो अलग बात है, लेता है उधार हमसे, तो उस केस में आप क्या करते हो, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हो, मतलब बुरा नहीं लेना, आई डोंट नो किसी का पापा पुलिस में है, कुछ सारे पुलिस वाले ऐसे, मैं जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। मैं केले बेच रहा हूँ, यहाँ कुछ है, मैं मुर्गे बेच रहा हूँ, वहां से पुलिस वाला आ गया वर्दी में, तो थोड़ा सा केल दर्जना, ठीक है, अब केले तो मैंने 1 दर्जन उसको दे दिए, और रेवेन्यू बुक करेगा नहीं बुक करूंगा? नो सर, नहीं करोगे रेवेन्यू। ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, बट उसने पे नहीं किया और उसका वहां पे Uncertainty. अनसर्टेनिटी है ना। और अनसर्टेनिटी भी है कि सर पैसा तो नहीं देगा, वो तो निकल गया, अब पता नहीं है पुलिस वाला पैसा देगा नहीं देगा। तो दो चीजें जब होंगी तभी आप रेवेन्यू करेंगे, एक ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, दूसरा अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी चीज है तो आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। दिस इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, ठीक है। इसका एक और कंसेप्ट होता है, उसका नाम है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बता सकते हो, फिर मैं रियलाइजेशन कंसेप्ट पाऊंगा। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बता दो। सर दैट कि कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट मींस कि हमें सारे लॉसेस को कंसिडरेशन में रखना चाहिए, ना कि प्रॉफिट्स को। मतलब इन फ्यूचर हम इस बेसिस पे। पंच लाइन है, जी। कोई बता सकता हूँ, एक पंच लाइन है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का। कंसिडर ऑल लॉसेस नॉट गेन्स, आई थिंक सो यही है। एंटिसिपेशन, हाँ, एंटिसिपेशन ऑफ नो प्रॉफिट्स। ये कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। जब हम अकाउंटिंग करोगे हम रैशनल रहेंगे, हम प्रूडेंट रहेंगे। जब हम अकाउंटिंग करेंगे हम क्या करेंगे, हम प्रूडेंट रहेंगे। प्रूडेंट का मतलब क्या है, हम वो नहीं आएंगे, ओवर एक्साइटेड नहीं रहेंगे, हम कंजर्व होके चलेंगे, कंजर्व थॉट प्रोसेस से लेके चलेंगे, डर डर के चलेंगे। जब अकाउंटिंग करेंगे वो नहीं, ओवर एक्साइट नहीं होके। किसी बंदे ने फोन किया, अरे अरे लतीफ सर कितने में बेच दो आप ये जीन्स? 1000 में?
सर मेरे लिए 10 जीन्स रख लेना, हम आपसे ही लेंगे, कर मैं था भाषा दूर, तो क्या मैं 1000 का, मेरे को पता है वो 800 में पड़ गया, तो मैं क्या वो सेल बुक करूं उसकी, या ये सोचते हो बुक करूं कि मेरा तो 200 का शर्ट में पैंट में हो गया प्रॉफिट, वो 10 पैंट लेगा तो 2000 का प्रॉफिट बुक करूंगा? आंसर इज फ्यूचर के बारे में कोई ये चीज बोल रहा है कि ये करूंगा वो करूंगा, कमिटमेंट दे रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं करना। नहीं करना है। आपकी लैंड 5 लाख की है, वो 15 लाख की होगी, तो आप 5 लाख 10 लाख का प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। लॉसेस। अगर आपको लग रहा है कि यार वो डेटर के पास पैसा था, बट अभी पता चल रहा है कि ये सारी ताल थमी, मेरा पैसा भी नहीं आएगा, अभी उसने नहीं बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा। होता है ना, आप दे दो किसी को पैसे, फिर फोन करते रहो, सेकंड खेने मैं कर सबर, यही बोलते हैं ना। जी सर, it means यस we सर। should be ready for our future losses always. तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें लग रहा है प्रोविजन रखते हैं सर। भाई पैसा नहीं आएगा कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोविजन करेंगे। तो जो प्रोविजन का प्रोविजन। कॉन्सेप्ट है वो इसी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट से आता है कि आप क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं, तभी हम बोलते हैं फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सेल तो हमने सारी बुक कर दी थी, बट देयर इज एप्रीहेंशन 2% 5% लोग पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ड्यू टू द कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉस। ऑल लॉसेस। दिस इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ आया बात? अच्छा, इसी की वजह से इस पे एमसीक्यू बन सकता है ऐसा, होपफुली अगर वो पूछेंगे, जब हम इन्वेंट्रीज पढ़ेंगे, हमारा वो है इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन, उसमें हम इन्वेंट्री को जो वैल्यू करते हैं, वी वैल्यू एट कॉस्ट और एनआरवी नेट रियलाइजेबल विच एवर वैल्यू इज लोअर, लेस। विच एवर इज लोअर। फिक्स्ड एसेट के केस में मैंने क्या बताया था कि रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं रखेंगे, बिकॉज फिक्स्ड एसेट को मुझे बेचने का इंटेंशन नहीं है, बट जो इन्वेंट्री होती है, मेरा स्टॉक, वो तो मुझे बेचने के लिए ही होता है ना, यस सर। स्टॉक तो मेरा बेचने के लिए होता है। तो स्टॉक की जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, अगर वो कॉस्ट से कम है, जैसे एग्जांपल है, मैंने ये स्टॉक खरीदा था 1000 में, ठीक है, मैंने ये 1000 में खरीदा था, मैं यूजुअली इसको 1500 में बेचता हूं, बट अब क्या हो गया, ये ऑफ फैशन चला गया, ये कोई ऐसा टाइप ऑफ लेडीज मतलब सूट था जो अब ऑफ फैशन चला गया, फॉर वट एवर रीजन, आपको पता है फैशन चेंज होता है, या लड़कों की जीन्स वाला था, वो पांच सात पैंट मुझे कट पैंट तो होम पैंट, तो ये अब बिकता ही नहीं है, अब ये बिकेगा बट 1500 में, क्या 1000 भी नहीं आएंगे, ये मुझे इसको 800 ही आएंगे वापस, क्योंकि अब इसका फैशन ही चला गया। यू कैन अंडरस्टैंड, देयर आर एम्पल एग्जांपल्स जहां पे ऐसा होता है कि वो अब अपने जिस प्राइस पे खरीदा होता है ना, उस प्राइस पे भी नहीं बिकता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपने कॉस्ट जब के रिकॉर्ड बेसिस पे। करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को जब रिकॉर्ड करोगे, आप इसको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करोगे, तब उस वक्त जब आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी करोगे, आप इसको 800 ही लोगे, 1000 नहीं लोगे। ये तो 1000 रुपया कॉस्ट था, अभी तो बिका नहीं था, तो आपने क्यों इसको कम पे कर दिया, बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिज्म साइड, कि अगर लॉस हो रहा है तो उसको अभी से बुक कर लो, तो कॉस्ट और एनआरवी। तो इट मे बी द क्वेश्चन मे बी लाइक दिस, इन्वेंटरी is valued at cost or NRV, whichever is lower, due to the concept of कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म। तो ऐसा आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ये सब क्वेश्चंस मैंने जो बुक बनाई थी उसमें ये मैंने डाल दिए ऐसे क्वेश्चंस, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसके आप टेंशन मत ले लो, अभी बस हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट भी वही बोलता है कि यार जब तक पैसा रियलाइज नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक आप इसको रिकॉग्नाइज मत करो, जब रियलाइज हो जाएगा तब देख लीजिएगा, ठीक है। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक हुआ? नो सर। खत्म हो रहा है, बस कितने बजे स्टार्ट किया था, 1:30 घंटे का सर, ठीक है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जल्दी बताओ, ड्यूअल एस्पेक्ट तो सबको पता होगा। सर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये है कि हर किसी का डेबिट, देयर इज अ डेबिट टू एवरी क्रेडिट, इजंट इट, मतलब हर दो किसी aspect ट्रांजैक्शन का
दूसरा ये हो। न्यूटन का रूल था फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अकॉर्डिंग में रूल है फॉर अगर एवरी कोई डेबिट चीज देयर इज ए डेबिट हो रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग वो सेम टाइम पे कुछ ना कुछ और क्रेडिट होता होगा। क्रेडिट। तो हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट है। तो ट्रांजैक्शन जो पर से है, अगर ट्रांजैक्शन का नाम ही देखोगे, ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है ट्रांसएक्ट। ट्रांसएक्ट, एक ये यहां से गया, ये दूसरा यहां से गया। गिव एंड टेक होता है। आप दुकान पे जाओगे, आप उससे पैसे दोगे, वो आपको कॉपी देगा, वो आपको पेन देगा। तो आप कुछ दे रहे हो, वो आपसे कुछ दे रहा है। तो हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, मिनिमम दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। और इससे जो हमारे वजूद में एक कॉन्सेप्ट आता है, उसका दूसरा नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है? अकाउंटिंग इक्वेशन। और फिर वो फॉर्मूला बनता है जो कैपिटल है प्लस लाइबिलिटीज है इज इक्वल टू एसेट्स। इज इक्वल टू एसेट्स। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में परसों वाले लेक्चर में बता दिया था कि अगर मेरे एसेट्स 5 लाख के हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आया? सपोज मालिक जो है, ओनर जो है, उसकी कैपिटल लगी है 3 लाख और और देयर विल बी द लायबिलिटी लायबिलिटी। वो 2 लाख है। तो मालिक का पैसा आया 3 लाख, बाकी का पैसा लगाइए जिसमें 2 लाख, टोटल मिला के हो गया 5 लाख। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल को फिर जब रिजर्व्स में ऐड होते हैं तो ये इक्विटी कहलाता है। तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। इक्विटी लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। ठीक है। बट ये बैक एंड में वही देखोगे कि यार कोई भी एंट्री होगी तो उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे। या आपको क्या होगा, या तो एक एंट्री होगी, एक ट्रांजेक्शन होगी जिसमें क्या होगा, एक एसेट बढ़ेगा, दूसरा एसेट कम होगा, है ना। मैं इसको आपको ऐसे समझा देता हूँ इसको। let me show you like this. जैसे माना इनमें सारा का कारा वारा ऐसे कहीं पास है। ठीक है। अभी एक्चुअली क्या है ना, मेरी फैमिली कश्मीर गई हुई है, तो मैं थोड़े दिनों के लिए अकेले हूँ, तो आई कैन स्ट्रेच इट। फिर 20 के बाद हो सकता है कि मैं डेली क्लास भी ना दूंगा 20 जून के बाद। तो कोशिश मैं तब भी करूंगा कि आई विल टेक डेली क्लासेस, बट हो सकता है फिर इतना ड्यूरेशन नहीं रहेगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अभी क्लासेस ज्यादा दे दूंगा। कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होगी जैसे मैंने गुड्स खरीदे और कैश दे दिया, अगर वैसा होगा तो क्या होगा? तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा और मेरा कैश क्या होगा? कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो एक बढ़ गया, दूसरा बढ़ गया, नेट इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे नील होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, मैंने स्टॉक उधार भेजा, उस केस में क्या होगा? कैश में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स बढ़ेगी। क्रेडिटर्स बढ़ेगी। कैपिटल दे दी तो क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा, यहाँ से एसेट बढ़ेगा। लाइबिलिटी को पे किया, क्रेडिटर कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, और कैश कम हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज व्हाट ड्यूअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। कंजर्वेटिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कंसिस्टेंसी, एक बहन ने स्टार्टिंग में बोला था सर कंसिस्टेंसी, एंड शी वाज लाइक सर वो एसएलएम भी कर सकते हैं फॉर्म एंड डब्ल्यूडी भी कर सकते हैं, बट जो इस साल करते हैं वो अगले साल करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट, दे हैव टू सी व्हाट्स द बेस्ट मेथड ऑफ यूजिंग दैट डेप्रिसिएशन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो मैचिंग कंसेप्ट सही रहे। हाँ, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने फॉलो कर दी वो वन ऑफ द तरीका वाज डेप्रिसिएशन। देयर आर डिफरेंट इश्यूज इन अकाउंटिंग जहां पे आपको डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में से एक अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करनी होती है। वन ऑफ द केसेस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का आपका वेटेड एवरेज हो सकता है, लीफ हो सकता है, FIFO हो सकता है। सपोज आपने डिसाइड किया कि हम इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज पे चूज करें, सिलेक्ट करेंगे। आपने गुडविल को बोला इस मेथड से करेंगे, आपने इन डेप्रिसिएशन को बोला इस मेथड से करेंगे। जब आपने ये चीजें बता दिया कि भाई यहाँ पे ये गिवन सेट है, हमने ये चूज करते हैं, यहाँ पे ये चूज करते हैं, यहाँ पे ये चूज करते हैं, ना फॉलो दिस कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं है कि इस साल आपने ये फॉलो कर दिया, अगले साल लगा कि डब्ल्यूडीवी करेंगे, अगले साल लगा एसएलएम करेंगे, इन्वेंटरी वैल्यूएशन में इस साल FIFO किया, इस साल लीफो किया, अगले साल नहीं। व्हाटएवर अकाउंटिंग पॉलिसीज यू फॉलो, यू हैव टू फॉलो कंसिस्टेंट। ठीक है। तो ये बोल रहा है कंसिस्टेंसी कंसर्न। पर इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें एक्सेप्शंस है कि यार अगर हम आज तक गलत कर रहे हैं तो क्या आगे भी गलत करेंगे? द आंसर इज नो। सो उस केस में क्या करना होता है, अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे थे और बाद में फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस सिस्टम, फॉर बेटर
प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब आप ऐसा करोगे जिसकी वजह से ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा, यू कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी। बट उसके लिए हमने देखा था देयर वाज AS5 नेट प्रॉफिट फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो वो बोलता था कि अगर अपने अकाउंट एंड इंडेस 8 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो वो बोलता है अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, अभी तक आप गलत कर रहे थे, आप रियलाइज हो गया नहीं यार ये सही तरीका है प्रेजेंट करने का, तो उसके में आप क्या करोगे, आप ये डिस्क्लोज तो करोगे अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में कि इस साल कंपनी ने सपोज इन्वेंटरी वैल्यूएशन बताऊंगा, अभी तक हम वेटेड एवरेज कर रहे थे, फिर लगा नहीं यार हमारा मेथड तो ऐसा है जो पहले आता है वो पहले ही जाता है, तो वेटेड एवरेज इज नॉट द गुड तरीका, FIFO इज द गुड तरीका। तो उस साल आप क्या करोगे, आप अब बताओगे कि भाई इस साल हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, पहले हम क्या कर रहे थे, हम FIFO मेथड से वेटेड एवरेज से कर रहे थे, इस साल हम FIFO मेथड से कर रहे हैं, और रीजन बताओगे क्यों कर दिए, और फिर इंपैक्ट भी बताओगे कि ये जो मैंने अब वेटेड एवरेज से FIFO हो गया इससे मेरा प्रॉफिट में कितना इंपैक्ट आया, अगर मैं नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता है, अब क्योंकि मैंने ये किया और मेरा प्रॉफिट ये आया, तो ये चीज आप वहां पे बताओगे ताकि शेयर होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग में कोई गलती ना लगे, उनको पता होगा आपने क्या किया, और अब क्या भी हाथ बंधे रहे, ये नहीं कि इस साल ऐसे प्रॉफिट हुआ तो ये कर दिया, अगले साल ऐसे प्रॉफिट हुआ तो ये कर दो, यू हैव टू फॉलो द थिंग्स कंसिस्टेंटली, ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कोई बता सकता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। सर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो मटेरियल चीजें है, लाइक छोटी छोटी चीजें होते हैं, वो जरूरी नहीं है, उनका डिस्क्लोजर करना जरूरी नहीं है। मटेरियल बोलते हैं, बड़ी चीजों को मटेरियल बोलते हैं, आप बताओ। जैसे जैसे कैलकुलेटर हो गया, वो अगर फर्म ने खरीदा है तो वो उसकी वैल्यू वो उसमें नहीं डालेंगे। उनकी ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं है दिखानी। तो उसको उसके लिए दिखाएंगे ही नहीं कि दिखाएंगे, बट एसेट क्रिएट नहीं करेंगे। हाँ, एसेट्स ट्रेड दिखाएंगे नहीं बट एसेट करेंगे। क्रिएट नहीं करेंगे। मटेरियलिटी वही से बोला, तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है यार अकाउंटिंग में जब है ना तो चिल्लर में नहीं जाओगे आप, ठीक है ना। मैंने आपको कल ना बैलेंस शीट दिखाई थी इंडियन ऑयल की, इट वाज इन करोड़, करोड़ में था ना वो, यस यस सर। कल आपने इंडियन ऑयल की जी बैलेंस शीट देखी थी, इट वाज इन करोड़। तो मैंने सपोज बोला था कि हमारी सेल थी 93456 करोड़, तो आपको क्या लगता है बाकी ये सब जीरो थे, ये कुछ हो सकता है ना 12987 ये हो सकता है ना, तो ये जितने भी थे ना 1,29,05,500 ये 1 करोड़ की सेल तो हमने, मतलब 1 करोड़ तो नहीं, 1 करोड़ से कम होगी, सपोज ऐसे था 99,88,765, तो ये 99 लाख की सेल ही नहीं तो दिखाई मैंने तो राउंड अप करके हाईएस्ट दिखा दिया, तो क्या जो वो 50 लाख से कम की सेल थी मेरे लिए वो इररिलेवेंट है, मैं इतना बड़ा पार्टी हूं, मैं करोड़ों में डील करता हूं, तो मेरे लिए लाखों का अमाउंट है चिल्लर, तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं। तो प्रैक्टिकली ये कहां पे आता है, जैसे मैं खुद दूंगी, मेरे को हो गई क्लास खत्म। तुम्हें बात खाना है, बात से खाना है, ठीक है। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई जब आप अकाउंटिंग करोगे तो कीप मटेरियलिटी इन द माइंड, ठीक है ना। तो छोटी चीजों को आप जरूरी नहीं है कि उनके लिए पूरा इंट्रिकेसीज में जाओगे, बिकॉज उसकी एक कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस भी होती है। जैसे आप स्टेशनरी है, आप स्टेशनरी लाए, पता है खर्चा ही होता है, तो आप सीधे स्टेशनरी एक्सपेंस डाल सकते हो, आप थोड़ी करोगे यार ईयर एंड पे देखने, अरे देखो देखो कितनी स्टेशनरी बची, इसकी कितनी कॉस्ट है, इतने का एसेट बना लो, तो हालांकि वो अगले साल यूज होने वाली है, नहीं यार चिल्लर है तो इसको आप क्या कर दो, सीधे P&L में खर्चा डाल दो, अलग से स्टेशनरी का एसेट बनाने की जरूरत है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर या ऐसी चीज, अब कैलकुलेटर तो चलेगा 2-3 साल, तो क्या इसका एसेट वो होता है जिसका आपको फायदा हो जाए एक से ज्यादा साल में, तो क्या इसको आप कैपिटलाइज करोगे, द आंसर इज नो सर, यार छोटा सा अमाउंट है, इसको डायरेक्टली P&L में खर्चा डाल दो, अल्लाह अल्लाह खैर से। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, 3 ऐसी अकाउंटिंग assumptions है जो माना जाता है कि आपने फॉलो कर दी है, इसको आपने याद रखना है, GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, इस पे भी क्वेश्चन आंसर है, व्हाट आर द 3 फंडामेंटल, ये माना जाता है कि ये फॉलो हुई है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। मतलब क्या है, अगर आप ये जब आप बैलेंस शीट सब कुछ बनाओगे, ये माना जाता है ये तो आपने फॉलो कर दिया है, तो आपको इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकियों के बारे में आपको कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी इसमें नहीं है। बट अगर आपने ये फॉलो नहीं किया,
सपोज आपने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं की है, अभी तक आप एसएलएम कर रहे थे, इस साल आपने डब्ल्यूडीवी किया, अभी तक आप फीफो कर रहे थे, इस साल आपने वेटेड किया, या एक्रूअल फॉलो नहीं किया भैया, कैश बेसिस पे कर दिया, या गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया है, तो आपको रीजंस डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा। समझ आई बात? तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, ये 3 ऐसे अकाउंटिंग एजम्पशंस है जो हम फंडामेंटली मानते हैं कि ये फॉलो होती है। अगर ये फॉलो नहीं की है तो आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, तो आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। ठीक है, इनको याद कर देना, ये एग्जाम में आ सकता है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल और द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जिसके बेसिस में आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी ये जो नीचे है ये आपके लिए इररिलेवेंट है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। यस, टाइम मैंने ज्यादा लिया, बट अननेसेसरी फिर हमारी एक और क्लास होती जो कि हमारे लिए सही नहीं थी, तो आप आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अनलेस अदरवाइज किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम मीटिंग को खत्म कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? हर दिन इतनी लंबी क्लास नहीं होगी, बस आज ऐसा था कि टॉपिक को ही खत्म करना था, तभी लंबी किसकी। किसी का कोई डाउट? अदरवाइज आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं, मीटिंग को क्लोज कर दें। थैंक यू सर। वेलकम। नो सर, नो डाउट्स, इवन वी गेट द नॉलेज, मतलब जो हमें पता नहीं था। ये तो अहमद हमारे यहाँ बात करने की बात। चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।